लोन प्रोसेसिंग में इतनी देर, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम चुप रहो, कहा ना। इधर आओ, क्या बात है? फाइनेंशियल एसेट्स का सबूत देना है, इस वजह से लोन अटका हुआ है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक्स वगैरह के पास दस्तयाब आपकी माली मालूमात को आपके वाज़े इत्तफाक से कर्ज देने वाले सभी माली अदारों से साझा करता है। पापा, ये तो बहुत ही आसान है। आरबीआई कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहे। देखा कि आजकल जो है यूथ में काफी एंथुसियाज्म है वोटिंग के हवाले से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी की जीत है और जमहूरियत पे लोगों का एतमाद है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जमहूरियत की जीत है और अब ये जमहूरियत ग्राउंड लेवल तक जा रही है, एक जमहूरी फिजा कायम हो रही है। मैं कर वोट कास्ट, मैं चुन पन कैंडिडेट, लोकल मुद्दों खतर चुन मैं कैंडिडेट। अमकिन वोट त्रा सैनिस इलाकस बन तरक्की। वोट जो अभी हम डाल रहे हैं वो डेवलपमेंट और अपना नुमाइंदा चुनने के लिए हमें यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, और बाकी जो भी यहाँ पे यूथ बेरोजगार यूथ है तो उनके लिए कुछ रोजगार फराहम होना चाहिए, इसलिए हमने वोट कास्ट किया। है कि हमारे यहाँ हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम यहाँ की सियासत को चाहते हैं आगे बढ़ाना और एक अच्छे नुमाइंदे को लाना चाहते हैं असेंबली में जो यहाँ के लोगों की बात करे। उनसे पूछना चाहेंगे आप किस मकसद से यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं? जी, मकसद ही हमारा है कि डेमोक्रेसी का पार्ट है, वोट डालना जरूरी है, अपना नुमाइंदा चुनना है, मसाइल होते हैं उनको हल करना जरूरी है। आदाब नाजरीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपका खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। प्रोग्राम अवाम का फैसला, ये दूरदर्शन की जो एक खुसूसी निशस्त है इंतखाबात 2024 के नताइज के हवाले से। आज सुबह 8 बजे से जो हमारी टीम है आपसे बराह रास्त जुड़ी हुई है और जब तक कि आखिरी सीट का फैसला नहीं हो जाता, वोट्स गिने नहीं जाते, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे पूरा दिन। जो सियासी पार्टियां हैं, उनके जो कारकुनान हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे बात करेंगे। तज्जिया निगार हमारे स्टूडियोज़ में आते रहेंगे, सहाफ़ी जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं किन बुनियादों, क्या रीजंस रहे हैं इस इलेक्शन टर्नआउट का और क्या चीज़ें आने वाली गवर्नमेंट के बारे में ये बताती हैं। और हम पॉलिटिकल प्रोफाइल जो हैं पार्टीज़ का, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का पूरी दकीक तरीके से बड़ा एनालिसिस करके आपके सामने रखेंगे।
हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त जो मेहमान जुड़े हैं, पहले मैं सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। मेरे बाएं जानिब बैठे हैं प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी साहब। ये जो हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रऊफ़ रसूल साहब। रऊफ़ रसूल साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हकीम रूहुल्ला गाजी साहब, जो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव है। आप तीनों का वेलकम है हमारे स्टूडियोज़ में। इससे पहले कि हम बाकायदा डिस्कशन करें, एक नज़र जो है अभी तक की अपडेट्स पर। अभी तक की जो सीट्स हैं, 90 सीटों का जो है हमारे पास ट्रेंड्स जो है, इनिशियल ट्रेंड्स हमारे सामने आ चुकी हैं। उसमें जो है 41 सीट्स, 41 सीट्स पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त आगे चल रही है। और उसके बाद जो है बीजेपी करीबन 25 सीट्स पे आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 8 सीट्स पे आगे चल रही है। पीडीपी 3 सीट्स पे। हम अपने नाजरीन को बता दें, ये जो सीट्स हैं इस वक्त इब्तदाई रुझानात हैं, अभी बहुत सारे फेजेस जो है ना काउंटिंग के बाकी हैं। तो इन नंबर्स में जो है गिव एंड टेक होता रहेगा। ये नंबर्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ तो अयां है, जो सुबह 8 बजे या 7:30 बजे से जो इलेक्शन प्रोसेस का जो काउंटिंग चल रही है, अभी करीबन 4 घंटे हो गए हैं, तो ट्रेंड जो है ना एक जैसी पिछले 4 घंटे से हमें दिख रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी के तरीके से सामने आती हुई नजर आ रही है, जो कि एग्जिट पोल्स ने भी कई हद तक जो है ना एग्जिट पोल्स ने भी ये प्रेडिक्ट किया था। लेकिन इतनी ज़्यादा सीटें जो अभी हम देख रहे हैं जहां पे वो आगे चल रहे हैं, शायद किसी एग्जिट पोल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रोबेबली यही हमारा पहला बड़ा सवाल रहेगा जो मैं प्रोफेसर गुल वानी साहब से करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतनी सीटें लेना और जो ये एक उस 46 नंबर के बहुत करीब है। आई अंडरस्टैंड कि जो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है प्रोफेसर साहब की, जो एक उस मैजिक नंबर के बिल्कुल करीब आती है, ये ओवरऑल उस प्रोसेस के लिए, गवर्नेंस के लिए या बाकी चीज़ों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। ख़ासतौर पे इस इलेक्शन में जो बड़ा क्रिटिकल था, जिस पे बहुत सारी डिस्कशंस हुई कि एक दहाई के बाद इलेक्शन हो रहा है। न सिर्फ वो 2019 की एक बड़ी डिक्लेरेशन और एक बड़ी चेंज के बाद कश्मीर में ये इलेक्शन हुआ है, और उसके नताइज में जो है एग्जिट पोल्स को अगर ये इस कैवियट के साथ कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये सस्टेन ये नंबर जो है ना कर पाता है और वहीं कंसोलिडेट कर पाता है, आप इतनी बड़ी लीड और इस नंबर को कैसे देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से? जी, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो लीड आ रही है, ये था कि ऑफ कोर्स जो एग्जिट पोल्स थे या उससे पहले भी, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स में 10 साल में एक एलिमेंट ऑफ इनविजिबिलिटी रहा, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट रही नहीं, नॉर्मल पॉलिटिक्स भी नहीं थी। पॉलिटिकल पार्टीज का रोल काफ़ी डिमिनिश हुआ था, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के वक्त हमने देखी और फिर असेंबली इलेक्शन में, उसमें भी लिमिटेड एक टाइम स्पैन में। जी बिल्कुल। और जो पॉलिटिकल पार्टीज की एक मिशनरी होती है वो नज़र में आई नहीं। तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, किसी भी पार्टी का इस इलेक्शन में लीड लेना, इट वुड हैव बीन ए मैटर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट फॉर ऑल वॉचर्स, राइट, कश्मीर वॉचर्स। और जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, मुझे मतलब आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय इट। ओके, मैं सरप्राइज इसलिए नहीं है, वन दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ये जो बाकी पार्टियों के, अगर आप इसका कंपैरेटिव असेसमेंट करेंगे, इट इज ए वेरी बिग पार्टी, राइट। इट हैज ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस इसकी जो है वो तकरीबन जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेके भी हर जगह, हर रीजन में और सब रीजन में और हर कम्युनिटीज में, right. इसकी इलेक्टोरल प्रेजेंस है, पॉलिटिकल प्रेजेंस है। एक बात। दूसरी बात, चूंकि इस पार्टी की एक बड़ी ये कोई मतलब नई पार्टी है नहीं, ये एक मूवमेंट भी थे एक जमाने में। जी बिल्कुल। तो एक इट वाज ए पॉलिटिकल मूवमेंट। तो पॉलिटिकल मूवमेंट होने के बाद आफ्टर 47 ये पावर में भी रही और बहुत देर ये पॉलिटिकल पार्टी पावर में, जो पार्टी पावर में रहती है तो पावर हमेशा एक एनेबलिंग फैक्टर होता है जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो वो भी एक चीज़ है। फिर इसकी एक लीडरशिप है, मतलब कुछ पार्टीज में हमेशा एक लीडरशिप क्राइसिस होती है, तो या लीडरशिप ट्रांजिशन में होती है। पीडीपी में एक बात जरूर यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लूंगा कि पीडीपी एक ट्रांजिशन में है
उसका एक लीडरशिप के लेवल पर एक ट्रांजिशन हुआ, फिर स्प्लिट हुआ। स्प्लिट बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी एक बार ऐसा हुआ, लेकिन लीडरशिप में कंटिन्यूटी है। तो ये सब चीज़ें लेके और ये कि शायद यहाँ के वोटर्स जो भी थे जम्मू कश्मीर के उनको प्रोफेसर साहब हमारे साथ कता कलाम इमाम, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सुहेल काज़मी साहब जो हैं जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, जम्मू से हमसे जुड़ रहे हैं। सुहेल साहब, आप हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी सर, गुड आफ्टरनून। जी जी जी, गुड मॉर्निंग। जी सुहेल साहब, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त जो हम देख रहे हैं जम्मू से जो नंबर्स आ रहे हैं, 26 सीटों पे जो है ना बीजेपी आगे चल रही है। तो प्राइमा फेसी वी अंडरस्टैंड कि ये इनिशियल ट्रेंड्स हैं, वी अंडरस्टैंड कि ये चेंज भी हो सकती हैं, लेकिन कैसे आप देखते हैं कि जो सारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वोटिंग के दौरान या उससे पहले जितनी भी डिस्कोर्सेज या डिस्कशंस थी, और आज जब आप इलेक्शंस में उसकी मैनिफेस्टेशन नंबर्स में देख रहे हैं, तो आपकी पहली नज़र, तायराना नज़र इस पर क्या है? देखिए सर, पहले तो जो ट्रेंड चल रहा है मुझे लगता है यही प्रिवेल करेगा, 1-2 सीटें ऊपर नीचे होंगी, और यही मेजॉरिटी टाइम यही एग्जिट पोल में भी दिख रहा था। देखिए, जो मैंडेट लोगों ने दिया है वो वंडरफुली एक्सेप्ट करना चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। अल्टीमेट पीपल्स विल प्रिवेल करती है इलेक्शंस में, और एक स्ट्रांग जमहूरियत को बनाने में लोगों का बहुत बड़ा अहम रोल है जम्मू कश्मीर में। और ये आपने देखा होगा, जो आप ट्रेंड बता रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी, दो ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने अपने रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ये अब रीजन्स की असेंबली इलेक्शन थी और उम्मीदों पे वाबस्ता इलेक्शन थी, जो मैं आपसे एग्जैक्ट वर्ड बोलूं, और उसने डिसाइड कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन कर रही है प्रॉपरली विद फुल मेजॉरिटी, और बीजेपी जो है वो जम्मू प्रोविंस की वो कर रही है रिप्रेजेंटेशन। और अब देखिए शाम तक क्या आकलन बनता है, लेकिन यह है कि मैंडेट जो है बहुत खूबसूरत है और एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, और जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि जमहूरी निजाम जम्मू कश्मीर में शुरू हो। उसके लिए ये आपके पास जो सामने वर्डिक्ट आ रहा है, मुझे लगता है पूरी दुनिया की नजरें जम्मू कश्मीर के ऊपर है, और ये इसको कैसे आगे लेके चलना है वो शाम तक आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये है कि जमहूरियत जो है वो जीत गई है। बुलेट से बैलेट का सफर जो था, बैलेट ने जीत लिया है, और पूरी दुनिया आज मान रही है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है अपनी जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमेशा कोशिशें करते रहे हैं, और इसका आगाज जो है एक नए पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन से आने वाली सरकार जो है वो शुरू करेगी, और जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट से निजात, रिवाइवल ऑफ टूरिज्म, ये सब फैक्टर्स होंगे जो जम्मू कश्मीर की जो आने वाली सरकार है उसकी प्रायोरिटीज लिस्ट में होगा, और जम्मू कश्मीर आगे चलेगा, मुझे पूरी होप है। जी सुहेल साहब, थैंक यू इस एनालिसिस। एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि जम्मू में बीजेपी का जो एंटी इनकम्बेंसी पिछले 10 साल से जो वहाँ पे हुकूमत चल रही थी, या जिस भी तरीके से, लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा, जब इलेक्शंस हो रहे थे तो ये माना जाता था कि कांग्रेस का जो कमबैक नेशनली भी हुआ है उसके कुछ रिफ्लेक्शन जो है जम्मू में भी होगी, लेकिन अभी तक जो हमारे सामने नताइज हैं उसके हवाले से लगता नहीं है कि कांग्रेस वो ब्रीच कर पाई है या वो ब्रेक कर पाई है। आपका क्या तज्जिया है इस बारे में कि क्या चीज़, क्या कमी रही है, या प्रोबेबली कैसे देख रहे हैं जम्मू के लोगों ने कांग्रेस को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया है अगेंस्ट जो पॉपुलर बिलीफ था? सर, इसमें 2-3 रीजन है। पहला ये रीजन है कि इंडिया ब्लॉक बनने के बाद भी एक दूसरे को इन्होंने ठीक तरह कंपेन नहीं किया, खासकर जम्मू प्रोविंस में तो बिल्कुल नहीं किया। एक दूसरे के लिए कंपेन करना चाहिए था। कश्मीर में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज पे किया है राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, खरगे जी ने, लेकिन जम्मू में नहीं किया उस ढंग से जिस तरह होना चाहिए था जब आप अलायंस में इलेक्शन लड़ते हैं। दूसरा, इनके पास फेसेस नहीं थे, और वही रिपीटेड फेसेस 2-4 जो आप देख रहे हैं जीत रहे हैं, वो पुराने फेसेस हैं, कोई नए फेसेस को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। तीसरा ये है कि इनकम्बेंसी फैक्टर को दूसरी पार्टीज कैश कर सकती थी अगर हार्ड वर्क थोड़ा सा और अच्छी तरह किया होता, जिसकी तरफ उमर अब्दुल्ला ने इशारा भी किया था राहुल जी को कि जम्मू प्रोविंस में आप कंसंट्रेट कीजिए। और लास्ट लेग पे राहुल गांधी और प्रियंका जी यहाँ आए, लेकिन कहीं कहीं उनका चॉपर लैंड नहीं हुआ और उनको वापस जाना पड़ा। ये बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें कांग्रेस इंप्रूव कर सकती थी लेकिन नहीं किया। लेकिन बीजेपी जो है कंसिस्टेंसी बनाए रखी हुई थी, और उस रणनीति पे वो इलेक्शन लड़ रहे थे, और उनके स्टार कंपेनर, चाहे वो होम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जेपी नड्डा जी हैं, स्मृति ईरानी है, वो सब कंपेन करते रहे और अपने कैंडिडेट्स का जो मनोबल है वो बढ़ाते रहे, और फिर भी कोई कमाल उन्होंने नहीं किया। उनकी उम्मीद तो 35-40 की थी, लेकिन यह 25-26-27 पे वो सिमट जाएंगे। जो इनकम्बेंसी फैक्टर विद इन इनकम्बेंसी जो है वो बीजेपी को देखने को मिल रहा है। जी शुक्रिया सुहेल साहब इन एनालिसिस का। हम आपके साथ आगे भी जुड़ते रहेंगे जैसे जैसे नंबर्स आते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।
थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर गुल साहब, हम बात कर रहे थे इससे पहले कि अपने रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की, हम बात कर रहे थे, जैसा आप कह रहे थे कि आगे आने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये एक बड़ी चीज़ है, और आपने पर्सनली कहा कि आपके लिए कोई सरप्राइज ये है नहीं, क्योंकि प्रोबेबली आप इस लैंडस्केप को ऐसे ही देख रहे थे कि ये कल्मिनेट हो। मैं रऊफ साहब आपके पास आना चाहता हूँ यहाँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर्स हमारे स्क्रीन पे हम सभी देख रहे हैं, सुबह से 4-5 घंटों से तो वो अब इसको सस्टेन कर ही पा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें ये है, जो अभी सुहेल काज़मी साहब भी बता रहे थे कि बीजेपी के जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे जम्मू से आए हुए हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कम से कम ये कहा जा सकता है कि उनके कुछ नंबर्स कश्मीर से आए हैं, और फॉर दैट मैटर चनाब में भी वो कहीं ना कहीं इस वक्त सेकंड या किसी पोजीशन पे तो एक आध सीट्स पे चल ही रहे हैं। तो आने वाली हुकूमत में अगर ऐसा देखा जाए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हुकूमत बनती है, आया वो कांग्रेस या इंडिपेंडेंट्स के साथ बनेगी, और एक एंटायर रीजन जो है जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे दिया है और वो गवर्नेंस से बाहर रहती है, तो इसकी कॉन्सिक्वेंस या कैसी मैनिफेस्टेशन देखते हैं आप आगे जाके? आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत ज़्यादा ही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बिकॉज अगर हम 2014 के इलेक्शंस की तरफ भी देखते हैं तो उस वक्त भी मोरलेस ऐसे ही हुआ था कि कश्मीर वैली ने अनमास एक किस्म की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को वोट किया था, जबकि जम्मू ने उस वक्त भी दे हैड पुट देयर लॉट बिहाइंड बीजेपी, और फिर उस वक्त जब हुकूमत बनी तो वो यही सब कुछ ध्यान में रख करके रखा गया कि अगर यहाँ की पार्टीज अलायंस करती हैं और हुकूमत बनाती हैं तो जम्मू विल गो अनरिप्रेजेंटेड। तो शायद एटलीस्ट पब्लिक पोस्टरिंग तो यही रही उस वक्त जब पीडीपी ने जब हुकूमत बनाई एंड दे डिसाइडेड टू स्ट्राइक अ ट्रक विद बीजेपी, तो उसको इसी तरीके से पब्लिक में आर्टिकुलेट किया गया कि वी डिडंट वांट द जम्मू टू गो अनरिप्रेजेंटेड। इसलिए ये सोच करके जो उस वक्त कहा गया कि वी हैव ट्राई टू ब्रिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल टुगेदर, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस रहे ओवरऑल हमारी अर्सवाइल स्टेट पे, दे आर बिफोर एवरीवन टू सी। तो आई डोंट थिंक कि इसके विद दैट थिंक इन हाइंडसाइट कि अब की बार जो है जो भी डिस्पेंसेशन आती है तो वो ऐसी कोई कैलकुलेशंस को प्रेफर करेगी, बिकॉज उसकी कॉन्सिक्वेंस हम देख चुके हैं। जी रऊफ साहब, एक चीज़ जो पिछले 2014 के इलेक्शंस थे उनके जो नंबर्स थे ना, वो अगर हम याद करें तो वो ऐसे थे कि इन दो बड़ी पार्टीज बीजेपी और पीडीपी के बगैर वहाँ पे जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रही थी वो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल थी। इस वक्त के जो नंबर्स आपके स्क्रीन के सामने हैं, इसमें क्लियर कट आपको लगता है कि अगर ये जो नंबर है ये मेंटेन हो रहा है, जो 50+ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का है, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या वो जो 5 नॉमिनेशन वाले सीटें हैं उनका भी शायद ज़्यादा फिर रोल नहीं रहेगा। उस हवाले से मैं कह रहा हूं कि अगर ये नंबर्स यही रह जाते हैं अगले 4 घंटों में, ये जो 50 के प्लस वो 46 का जो टारगेट है, वो नंबर है, वो उन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया हुआ है, तो इसके बाद तो उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रहती। मैं उस हवाले से कह रहा था कि अगर आप ये देखें, आप इस वक्त देख रहे हैं, इफ दीज नंबर्स, अगर ये आज शाम 5 या 6 बजे यही नंबर्स हमारे स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेंगे, यही 50+ जो NC प्लस कांग्रेस है और एक क्लियर मेजॉरिटी उनको मिल रही है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो उसके बाद तो इंडिपेंडेंस की, बीजेपी या किसी और चीज की जरूरत नहीं रहती। मैं उस तनाजुर में आपको कह रहा हूं कि फिर जो ये पावर शेयरिंग और ये देखा जाएगा कि ये पावर लॉपसाइडेड हुआ है, तो फिर इसको कैसे आंका जाएगा, स्पेशली गिवन, सॉरी मैं इसमें ऐड करूं कि जो पूरी बीजेपी की या पूरी जो उन्होंने नेशन वाइड जो उनका कैंपेन यही चल रहा था, या पिछले दहाई में भी हमने देखा था कि ये भी एक टसल रहा था कि पावर हमेशा है जो इस पूरे खित्ते में एक रीजन के पास रहा है। तो उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसकी मैनिफेस्टेशन फिर कैसी होगी? I mean, this is how it is because the way democracy works, वो तो यही है ना कि वहाँ पे तो नंबर जो है वो गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते वो। कुछ इनफैक्ट कोई एक शेर भी ऐसा है जो ये बात करता है कि जो जमहूरियत है ये एक ऐसा तर्ज निज़ाम है जहाँ पे सर गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। तो in final arithmetic, if it is NC that has or if it is Valley that has more numbers,
तो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। जी, हमारे स्क्रीन रोब साहब हमारे साथ बिग ब्रेकिंग जो है हजरत बल से जो है सलमान सागर साहब जो हैं वो डिक्लेयर्ड हैं कि उन्होंने जीता है 9,659 वोट से। मैं फिर से बता दूं, हजरत बल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है पहली हमारी जो कंफर्मेशन आई हुई है, सलमान सागर साहब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हैं उन्होंने 9,500 वोट से जो है ये सीट जीत ली है। इट्स अ बिग न्यूज, बिग कंफर्मेशन, पहली कंफर्मेशन 90 सीट्स में से नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। गुरेज से हमारे पास अपडेट है कि नज़ीर अहमद खान साहब जो हैं जो कि एनसी से हैं वो डिक्लेयर हुए हैं, उन्होंने जीता है 1,049 वोट से। गुरेज से मैं फिर से आपको बता दूं, बांडीपोरा गुरेज की जो सीट है, नज़ीर अहमद खान साहब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। 2 सीटें अभी नाज़रीन 90 सीट्स में से जो हैं जिन पे कॉन्टेस्ट हो रहा है इस वक्त जम्मू कश्मीर में इलेक्शन, 2 सीट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। एक ये हमारे साथ सांबा से भी अपडेट आ रहा है कि सांबा से जो हैं सुरजीत सिंह बीजेपी से जो हैं वो करीबन 26,000 वोट से जो हैं जीत चुके हैं। बीजेपी ने अपनी पहली जीत जो है दर्ज की है जम्मू रीजन में। सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सुरजीत सिंह बीजेपी से जो हैं 26,000, एक बहुत बड़ा मार्जिन है 26,000, उससे आगे जीत गए हैं। 3 सीट्स का डिक्लेरेशन हमारे साथ बीजेपी के जो मेंबर हैं उनसे इस पर बात करेंगे। पहले रऊफ साहब, दैट पॉइंट दैट यू वांटेड टू डिस्कस की नंबर्स हैं, नंबर्स यही होते हैं, लेकिन इसकी क्या कॉन्सिक्वेंस होगी जब आप गवर्नेंस करने बैठ जाएंगे कल? आई डोंट थिंक देयर आर गोइंग टू बी मच बिकॉज हमें ये चीज़ तो मान करके चलना पड़ेगा कि जम्मू एंड कश्मीर बोथ रीजन्स have for long been polarized. ये तो जब इससे पहले भी अगर हम आज से 10-20 साल पहले की भी बात करते हैं तो उस वक्त भी जम्मू की एक सबसे बड़ी ग्रीवेंस ये होती थी कि ये जो पावर है वो कंसंट्रेटेड रहता है वैली बेस्ड पार्टीज के पास। एंड इनफैक्ट इसी चीज़ को फिर बीजेपी ने अपना एक पोल प्लैंक बनाया कि नहीं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, आप हमें सपोर्ट करिए एंड वी विल एंश्योर दैट ये जो पावर है इसको हम शिफ्ट करते हैं, हम इसको वैली से लेकर के जम्मू के पास लेकर के आएंगे। और अब की बार तो ये बीजेपी दावा करके चली थी कि अब की बार जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो जम्मू से होगा, ही विल बी अ डोगरा हिंदू चीफ मिनिस्टर। अब इट डिडंट वर्क, एटलीस्ट जो अब तक की जो फिगर्स हैं यही लगता है कि इट डिडंट वर्क। सो I don't think that there is much that can be done about it. रऊफ साहब, थैंक यू, आपने लेआउट कर लिया है जो बड़ा आसान मेरे लिए करेगा कि जो जिस मेहमान के पास मैं अगला जाना चाहता हूँ, हमारे साथ हकीम रूला साहब हैं जो बीजेपी से हैं। सबसे पहले तो एक बड़ी चीज़ की ऑलमोस्ट रूला साहब 26 सीट्स पे बीजेपी इस वक्त आगे बढ़ रही है। 1 सीट तो सांबा की जो है डिक्लेयर भी हुई है कि वो जीत रहे हैं और बड़ा प्रेशर था जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस में था कि जम्मू में बीजेपी कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन अभी जो नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, किसी एग्जिट पोल ने इतना प्रेडिक्ट नहीं किया था। पहले तो आप ये बता दें कि इन नंबर्स को आप कैसे देख रहे हैं? बैलेट के नतीजे को एक्सेप्ट करना ये डेमोक्रेसी की रीत रही है और जो हमारे J&K स्टेट यूटी से जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। और मैं समझता हूं कि कश्मीर प्रोविंस के रिजल्ट्स को देखते हुए और जम्मू के रिजल्ट्स को देखते हुए अगर देखा जाए, जो मेरे से पहले रऊफ साहब ने भी कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक फोकस, एक एजेंडा और अपना एक तरीका रहा। मैं समझता हूं जहां तक कश्मीर में हमारी सीट्स की जो बात है, गुरेज के बारे में अभी रिजल्ट आया, वहां पे हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। साथ ही बाकी जम्मू रीजन्स की भी हम बात करें, वहां पे हम लोग बहुत बेहतर हैं। और कश्मीर रीजन में डिपेंड करता है कि यहाँ की रीजनल पार्टीज़ ने किस तरह से अपना पीआर और अपना कैंपेन जो है चलाने में किसी हद तक वो कामयाब भी नज़र आते हैं। बहरहाल शाम देर तलक हम लोग देखते हैं कि हाउ द रिजल्ट्स विल कम एंड दिस इज़ व्हाट जो लोग हमारे बैलेट बॉक्सेस में अपना दर्ज किया है वही हमारे सामने है। जी जी बिल्कुल रूला साहब, वो हमारे सामने हैं और ये आई मीन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की ये खूबी भी, बेहतरी और अच्छी चीज़ ये भी है कि आप इसमें एक्सपेक्टेशन ज़रा इसमें कुछ होती नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज़ का खेल है, जैसे अभी हम सुबह से इसको कवर ही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ की जैसा आपने गुरेज के बारे में कहा, बहुत सारी एस्टिमेशन ये भी थी कि वो जो सीट है ना शायद बीजेपी उससे यहाँ वैली में खाता खोले, लेकिन अभी जो उसका डिक्लेयर हो गया है उसका रिजल्ट तो वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसमें भी तो भी अपनी पार्टी की, हमारी बीजेपी की जीत समझता हूँ।
ग्राउंड में एक 70 साल, एक जिस तरह से हमारे प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे, एक ज़माने में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक के तौर पे थी, और इन जो ये 5-10 साल बने हैं, इन 10 सालों में हमारे गवर्नेंस, पब्लिक हर एतबार से काफ़ी सारी फ्रंट्स पे हम लोग पार्टी जो है वो जंग लड़ती रही, और उस जंग के बावजूद हम जब देखते हैं, मैं समझता हूं बीजेपी काफ़ी हद तक कामयाब है। जी बिल्कुल, ये भी आप सुनते चलें कि ये जो कॉन्टेस्टेड, ये गुरेज की सीट थी, बड़ी टाइटली कॉन्टेस्टेड थी। उसमें करीबन जो हैं 8000 वोट्स जो हैं जीतने वाले कैंडिडेट नज़ीर अहमद खान साहब ने लिए हैं, जबकि करीब 7000 वोट जो हैं नेक्स्ट रनिंग अप पार्टी बीजेपी फ़कीर मोहम्मद खान साहब ने लिए हैं। तो जैसा रूला साहब कह रहे हैं कि वहाँ जो उनकी कोशिशें हैं वो नज़र आ रही हैं, क्योंकि आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे जब ये नंबर्स सेटल हो जाते हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ा एक एनालिसिस का पॉलिटिकल पार्टीज का रहता है कि वो वोट शेयर देख लें और परसेंटेज देख लें। रूला साहब ये भी आप बता दें कि अभी जो रूफ साहब भी कह रहे थे, ये डिस्कशन जो है कंटिन्यू हो रही है कि बीजेपी जम्मू में तो अच्छा करती दिखाई दे रही है, लेकिन एक जो वो सेंटिमेंट कश्मीर में शायद रहा है, जिसका नतीजा शायद खामियाजा कुछ पीडीपी को भी भुगतना शायद पड़ा है, और ये चीज़ भी कि अब यहाँ पे बीजेपी अगर कोई खाता नहीं खोल पाती है तो इट्स गोइंग टू सेंड आउट अ मैसेज। एटलीस्ट अगर आप एक सीट जीत पाते तो बीजेपी जीत पाती है। आई अंडरस्टैंड कि उसमें मेहनत हुई है, बट एट द एंड ऑफ द डे फॉर परसेप्शन एंड वो एक बड़ी चीज़ होती है। आपको क्या लगता है कि आप कैसे देख पाते हैं कि पूरी वैली में जो है ना बीजेपी हैज़ नॉट बीन एबल टू डेंट कि वो एंटर कर पाए कहीं पे? क्या आप इसको देखते हैं कि ये पिछले 5 साल के रूल का कुछ नतीजा है, या आप इसको किसी और तरीके से देख रहे हैं कि प्रोबेबली कैंपेनिंग में कुछ खामी रही या ऑपरेशंस में कुछ खामी रही है? आप इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी का गुरेज सीट का डिस्कशन अभी हम चंद मिनट में काफ़ी बार रिपीट हुआ। इसका ये चीज़ यही जाहिर करता है कि बीजेपी ने क्या कामयाबी दिखाई, और एक बहुत एक नैरो मार्जिन से वहाँ पे सीट में वो हमारे से रह गई। तो मैं समझता हूँ बजाते खुद ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी रूला साहब, प्रोफेसर गुल साहब, आपसे इस बड़े मुद्दे पे बात करने के लिए कि जैसे जैसे सीटें अब नताइज आते जाएंगे हमारी कंफर्मेशंस, आई थिंक नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू टॉक अबाउट गवर्नेंस, कि आगे जाने वाला जो मामला है वो कोई आसान मामला नहीं है। ये 2014 या उससे पहले वाली बात नहीं है कि आपने गवर्नमेंट बना दी है। बहुत सारे जो आपके मैनिफेस्टो में जो आपने बातें बताई हैं उसमें बहुत सारे रिवर्सल्स, रिविजन्स, रिव्यूज़ करने हैं, और जैसा कि इससे पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि अभी जो यूनियन टेरिटरी में जो गवर्नेंस की हद तक जितने पावर्स हैं वो कुछ उतने ज़्यादा हैं नहीं जितने स्टेट में हुआ करते थे। तो डे टू डे गवर्नेंस पे तो हम बाद में आएंगे, पहले उन सारे वादों, उन सारे बड़े दावों के बारे में बात करते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलके किए हैं। हाउ इज गोइंग टू बी द रोड फ्रॉम हेयर, जो अगर वो गवर्नमेंट बनती है, कंसिडरिंग की बीजेपी की गवर्नमेंट, कंसिडरिंग की कांग्रेस का जो एक बहुत बड़ा ब्लॉक अब पूरी कंट्री में बनता नजर आ रहा है? जी हाँ, जहाँ तक ये जो वर्डिक्ट का जो ताल्लुक है यहाँ पर, हाँ आप क्योंकि लीड तो नेचुरली या अर्ली ट्रेंड्स जो है इस वक्त अगर हम इनको इवेलुएट करें जी, तो नेचुरली कुछ ब्रॉडली कुछ हमें कुछ एक पिक्चर नज़र आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बिहेव कर रही है और लोगों की इलेक्ट्रेट की जो प्रेफरेंस है वो कैसे रही है जी। तो इसके बाद नेचुरली वंस ऑल रिजल्ट्स आर आउट, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट फॉर्मेशन का एक मसला है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, क्या एक पार्टी या उसके साथ मिलकर कोई जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज, वो फिर दूसरा ये भी है कि मतलब दीज आर डिफरेंट सिनेरियोज। प्रोफेसर साहब, एक चीज़ तो इस वक्त यहाँ है कि अगर एक पार्टी या कोई दो पार्टीज जो हैं, कोई एक प्री पोल अलायंस अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के नजदीक है तो वो एनसी और कांग्रेस नजर आ रही है, और विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट्स या 5 नॉमिनेटेड सीट्स हम इस वक्त देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। व्हाट एक्चुअली आई एम सेइंग इज कि लेट अस वेट। ओके, हाँ यस, इसलिए कि लेट ऑल रिजल्ट्स कम इन, तो फिर उसके बाद ज्यादा कंफर्टेबली ये बात हो सकती है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में क्या किस डायरेक्शन में जा रही है, कि कौन सी पार्टी या कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज। जी प्रोफेसर साहब, कता कलामी माफ, हमारे साथ कुलगाम से जो है ना चौधरी जफर अली साहब जो हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं।
कोकर जी, माजरत खाऊं, कोकरनाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हाँ, आवाज बीच में कट रही है। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप इस वक्त लीड कर रहे हैं वहां से, कोकरनाग से, तो अभी कितने, चूंकि अर्ली टाइम्स हैं, अर्ली डेज हैं, अभी बहुत सारे वोट जो हैं गिनने बाकी हैं, लेकिन ये जो अर्ली ट्रेंड्स भी आई हैं, आप इनको कैसे देख रहे हैं? बहुत ही अच्छा, बड़ी खुशी की बात है जनाब कि मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और फिर अपने ब्रैंक से कोकरनाग की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे चुना। और मैं लीड अपनी जो है वो कोई 3000 लीड में अपने तौर पर मान रहा था, लेकिन लीड मेरी 5000 से ऊपर हो गई है। तो ये बड़ी खुशी की बात है और बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। जी, वो जो आप पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस में जो कैंपेनिंग वगैरह है चौधरी साहब, वो जो वोट शेयर या वोट परसेंटेजेस आप उससे बिल्कुल मुतमईन हैं कि वो ट्रांसलेट हुआ है इस वोट में? हालांकि आप कह रहे हैं कि अभी आपकी 5000 की लीड है, अभी जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि अभी इब्तिदाई वक्त है, अभी आगे इसमें पोलिंग और भी होनी बाकी है, लेकिन आपको लगता है कि जितनी आपकी तवक्कुआत हैं उसके हिसाब से आपके नंबर्स आए हुए हैं, या आपको अभी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि ये और बढ़े? आपकी एक तो आवाज कट रही है, पूरा मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया, लेकिन ये है कि लीड मेरी जो है वो अभी 5000 तो क्रॉस कर गई है और मैं ये मानकर चलता हूँ कि आगे मेरी लीड और बढ़ेगी। अभी 5 राउंड जो बाकी हैं उनमें मेरी लीड और बढ़ेगी। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का हमारे साथ जुड़ने का, थैंक यू। जी प्रोफेसर साहब, हम ये वर्त की कि एक बार रिजल्ट जितने भी हैं वो आउट हो जाएं तो कंप्लीट एक पार्टी पोजीशन हमारे सामने आ जाएगी कि पॉलिटिकल पार्टीज की क्या पोजीशन है। अपेरेंटली तो इस वक्त तो यही है कि जो अलायंस पार्टनर्स है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, वो लीड में है जी। लेकिन तब भी लॉजिक यही है कि लेट अस वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स कि वो क्या होंगे। और फिर उसके बाद एक बड़ा मसला ये भी है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, जैसा मतलब इसको हम नेचुरली एक तो ये है कि द पार्टी विच हैज इमर्ज्ड द लार्जेस्ट पार्टी जी, और पार्टीज combination of parties which have the largest, which have the strength, जी, necessary strength, जो stipulated strength had to form the government, तो they will be invited to form the government. अब रूप साहब ने जो एक इशू यहाँ रेज किया और बहुत सारे एनालिस्ट्स ने भी रेज किया कि एक रीजन की इलेक्टोरल प्रेफरेंस डिफरेंट है। जी बिल्कुल, दूसरे रीजन की इलेक्टोरल प्रेफरेंस डिफरेंट है। बिल्कुल, इसके लिए मुझे लगता है कि शायद जम्मू कश्मीर के रिपीटेडली जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट्स आते हैं इस तरह से, इसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पार्टनर्स पर है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पर है कि जम्मू कश्मीर को हम किस तरह से डील करें। जी बिल्कुल, और उसमें मुझे लगता है कि बीजेपी हैज इट्स ओन शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एडवांटेज हमेशा होता है कि अगर आप नेशनल पार्टी के साथ शेयर पावर करते हैं, लेकिन यहाँ उसकी एक्सपीरियंस जो है जम्मू कश्मीर में पावर शेयरिंग की रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी के दरमियान, वो एक्सपीरियंस कुछ ठीक नहीं है। वो स्टेट के लिए ठीक नहीं रही, वो इवन कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं रहती है। जी बिल्कुल, लिहाजा मैं ये कहूँगा कि फाइनल पिक्चर और उसके बाद कि एक तो होता है कि स्टेटेड पोजीशन क्या है पॉलिटिकल पार्टी की जी, लेकिन जब एक बार रिजल्ट सामने आ जाते हैं तो फिर पॉलिटिकल पार्टी जो है लीडरशिप वो बैठती है, वो एक पॉलिटिकल इंट्रोस्पेक्शन और डीप रिफ्लेक्शन करते हैं इस पर कि भाई ये रिजल्ट जो है, और फिर उसके साथ साथ कि हमारे पार्टनर्स क्या होंगे, कैसे होंगे, एट्सट्रा एट्सट्रा, मनी थिंग्स गो इनटू दैट। लेकिन मुझे इस वक्त यही लगता है कि जो एक एप्रीहेंशन था यहाँ पर कि कंप्लीटली पोलराइज्ड और फ्रैक्चर्ड होगा, वो भी नहीं है। एक क्लियर एक डायरेक्शन में जो लोगों की इलेक्टोरल प्रेफरेंस है वो जा रही है। जी जी, आप हमारे स्क्रीन्स पे कुछ जो लीड्स हैं ब्रेकिंग वो आप देख पा रहे हैं। इस वक्त कठुआ का जो वहाँ से राजीव
राजीव जी जो हैं बीजेपी के, वो लीड कर रहे हैं इस वक्त जी 4000 वोट से। रऊफ साहब, जैसे जैसे हमें अपडेट्स मिलते रहेंगे, लेकिन आपसे मैं बात करूंगा, जो हमारे स्क्रीन पे इस वक्त जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 42 नंबर अब तो आई थिंक 43 हो गया है तो जी, विच ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि ये बड़ा क्लोज हो रहा है उस 46 मार्क पे, जहां शायद, जैसे प्रोफेसर साहब अभी बात कर रहे हैं, जहां शायद उनको अब वो प्री अलायंस की भी शायद जरूरत, आई अंडरस्टैंड कि वो शायद उसके साथ चले जाएं, बट दे आर कमिंग आउट एज वन सिंगल पार्टी दैट इज क्लोज टू टचिंग द नंबर। इफ पिछले आधे घंटे से जब से हम डिस्कशंस कर रहे हैं, आई थिंक दे हैव गेन्ड 3 सीट्स, 40 से वो 43 पे आ गए हैं। तो इस सिनारियो में फिर से जैसा वो पॉइंट जो प्रोफेसर साहब ने हाईलाइट किया कि हाँ, एक बड़ी पार्टी जो नेशनल पार्टी हो उसके साथ अलायंस में जाना, उसमें बहुत सारे फवाइद भी होते हैं, लेकिन हमारी पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना जम्मू कश्मीर में, वो कुछ ठीक नहीं रही है। तो रऊफ साहब, पिन पॉइंट क्वेश्चन कि ये जो बढ़ते नंबर्स एनसी के देख रहे हैं, ये आपको क्या बोल रहे हैं आगे आने वाले सिनारियो के बारे में, कि आगे आने वाली जो बातचीत होगी, आगे आने वाले जो डिसीजंस होंगे, वो कैसे होंगे? जी ऑब्वियसली एनसी जो है वो तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दैट दे विल डू गुड, बट इस हद तक जो ट्रेंड्स आ रही हैं, लगता है कि दे हैव डन इट, दे आर डूइंग वंडरफुली वेल, एंड शायद उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इस वक्त के ट्रेंड्स के हिसाब से जो उनका जो अलायंस पार्टनर है कांग्रेस, वो कुछ 9 सीट्स में लीड कर रहे हैं। तो जो मैजिक फिगर है वो 46 है, और अगर वो उसमें आप फिर 5 नॉमिनेटेड सीट्स भी जोड़ देते हैं तो वो 48 के आसपास हो जाता है। तो मोरलेस एनसी जो है वो उतना ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं दिख रही है, अगर ये ट्रेंड्स होल्ड करती हैं तो अपने अलायंस पार्टनर पे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायनामिक होगा कि हाउ दिस अलायंस इज गोइंग टू फीचर इन फ्यूचर, पर्टिकुलरली जब इन पे गवर्नेंस की जिम्मेदारी आती है, तो किस हद तक जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस एक लीवे देगी अपने अलायंस पार्टनर को, या किस हद तक वो जो नेशनल जो कांग्रेस पार्टी है वो लिवरेज जो है वो मास्टर करेगी उस जो नई डिस्पेंसेशन बनने जा रही है उसमें। बट ऑब्वियसली ये जो इतना बड़ा मैंडेट एनसी के मिलता हुआ दिख रहा है, इसके अपने चैलेंजेस हैं, बिकॉज उन्होंने बहुत बड़े वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में। मुझे एक पुराना सा शेर मुसफ़ी का याद आ रहा है, ए मुसफ़ी में बैठा अब क्यों न खाक छानूं, ए मुसफ़ी में बैठा अब क्यों न खाक छानूं, दिल सा अकीक मैंने उसकी गली में खोया। तो उन्होंने जो वादा किया है वो उस अकीक को ढूंढ करके ला करके देने का वादा है। नाउ इट रिमेन्स टू बी सीन कि वो किस हद तक अपने उन प्रोमिसेस को निभा पाते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज। आई थिंक वेरी वेल पुट रऊफ साहब, कि जहां एनसी कंफर्टेबल होती जा रही है एज टाइम पासेस, लेकिन वो चैलेंज जो आगे आने वाला है वो भी उतना बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि बर्डन वुड बी कम्प्लीटली ऑन वन पार्टी। तो दे कांट शेयर द बर्डन कि कोई चीज़ हमारे पार्टनर की वजह से नहीं हुई है, ऐसा कुछ, बिकॉज मैंडेट वहाँ जाता दिख रहा है। रूला साहब, आपके पास आते हैं कि फिलहाल कश्मीर वादी की बात करते हैं, और उस सवाल पे मैं वापस जाना चाहूँगा कि अगर हम ऐसा देख रहे हैं कि जो पावर में पार्टी आ रही है, गवर्नमेंट जो फॉर्म जो पार्टी कर रही है वो वादी से होगी, और कम्प्लीटली उन्होंने नंबर्स जो हैं पूरे ले लिए हैं, तो इसको बीजेपी कैसे देखेगी जो एक पर्टिकुलर सिंगुलरली एक पर्टिकुलर रीजन से सीटें लेके आई है? तो वहाँ जो उनके वादे हैं, वहाँ जो उनकी प्रेजेंस है, और क्या बीजेपी एक अपोजिशन में तो ऑब्वियसली बैठेगी, तो आगे आने वाली, वो भी समझ आता है कि आगे आने वाली सरकार के लिए बीजेपी कोई लाइफ जो है आसान नहीं रखेगी, लेकिन जम्मू में आपकी स्टैंडिंग ऐसे कैसे क्या रहेगी कि जब इतने टाइम के बाद, 10 साल के गैप के बाद जो अब गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है, वो वापस उन्हीं लाइन्स पे फॉर्म होने जा रही है कि वो वादी से आ रही है? जो सिचुएशन अभी हमारे सामने है, ये इसका जो फर्दर फ्यूचर डिस्कोर्स जो भी रहेगा, वो मेरी नज़र में सबसे पहले दोनों पार्टीज़ की, चाहे वो एनसी है या हमारी बीजेपी है, दोनों के लिए पब्लिक गुड, पब्लिक वेलफेयर सिस्टम क्रिएट करना वो है। और मैं नहीं समझता हूं कि जब तक सेंटर में हमारी बीजेपी है वो
एनसी की वो मनमानियां और वो खोखले वादों को लेके जो रुई मिठाई बांट बांट के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उन्हें गाइडिंग फोर्स की तरह हमारी पार्टी इस वक्त उनको गाइड करती रहेगी, चाहे वो सेंटर हो या कि वो हमारी अपोजिशन। आई थिंक रूहुल्लाह साहब, अब तो मिठाइयों से बात बहुत आगे बढ़ गई है, ये 43 नंबर पे आ गया है। इसमें अगर इसमें अगर 4 का 3 का इजाफा हो जाता है तो शायद यहाँ नज़दीक में हमें नगाड़े और मिठाइयों की ये होगा। लेकिन मैं इस सवाल पे वापस आऊँगा। हमारे इस वक्त चैनल पे जो है ना टाइम ब्रेक का हुआ चाहता है। हम एक छोटी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। देखा कि आजकल जो है यूथ में काफी एंथुसियाज्म है वोटिंग के हवाले से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी की जीत है और जमहूरियत पे लोगों का एतमाद है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जमहूरियत की जीत है और अब ये जमहूरियत ग्राउंड लेवल तक जा रही है, एक जमहूरी फिजा कायम हो रही है। मे कर पन वोट कास्ट, मे चुन पन कैंडिडेट लोकल मुद्दों खतर चुन मे कैंडिडेट। अमकिन वोट त्रा कि सैनिस इलाकस बन तरक्की। वोट जो अभी हम डाल रहे हैं वो डेवलपमेंट और अपना नुमाइंदा चुनने के लिए हमें यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, और बाकी जो भी यहाँ पे यूथ बेरोजगार यूथ है तो उनके लिए कुछ रोजगार फराहम होना चाहिए, इसलिए हमने वोट कास्ट किया। है कि हमारे यहाँ हालात बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हम यहाँ की सियासत को चाहते हैं आगे बढ़ाना और एक अच्छे नुमाइंदे को लाना चाहते हैं असेंबली में जो यहाँ के लोगों की बात करे। उनसे पूछना चाहेंगे आप किस मकसद से यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं? जी, मकसद ये हमारा है कि डेमोक्रेसी का पार्ट है, वोट डालना जरूरी है, अपना नुमाइंदा चुनना है, मसाइल होते हैं उनको हल करना जरूरी है। नाजरीन, वेलकम बैक। अवाम का फैसला दूरदर्शन की डे लॉन्ग हमारी निशस्त आज है इलेक्शंस 2024 के नताइज को लेकर। आज हमारे सामने एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है अपने स्क्रीन्स पे। जी, टेक्निकल ग्लिच शायद जी आपके स्क्रीन्स पे अब आ रही है कि बसोली कुठवा की जो सीट है ना वो डिक्लेयर हो चुकी है। दर्शन कुमार जी जो बीजेपी से हैं उन्होंने ये सीट 16,034 वोट से जीत ली है। बसोली कठवा की ये जमहूरी जिनकी जो सीट है, दर्शन कुमार साहब बीजेपी, तो इस तरह जो है ना उन्होंने ये सीट 16,000 वोट से जीती है। ये चौथी सीट है जो 90 सीट्स में से डिक्लेयर हुई है अभी तक। तो 2 सीट्स जो हैं कश्मीर डिवीजन में डिक्लेयर हुई हैं हमारी, और 2 जो हैं हमारी जम्मू में डिक्लेयर हुई हैं। जो
जो जम्मू से जो 2 सीट्स डिक्लेयर हुई हैं वो दोनों अभी तक जो है बीजेपी ने जीती हुई हैं, और जो कश्मीर से 2 सीट्स डिक्लेयर हुई हैं वो जो इस वक्त दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हुई हैं। ब्रेक में हमारे साथ 2 नए मेहमान जुड़े हैं। मैं सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। मेरे बाईं जानिब तशरीफ फरमा है राजा वसीम साहब। राजा वसीम साहब जो हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से, उनका वेलकम करते हैं। और उनके हमरा तशरीफ फरमा है जुल्फ़िकार माजिद साहब। जुल्फ़िकार माजिद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे एक दकीक नज़र रखते हैं, तो उनकी एक्सपर्टीज़ और एनालिसिस से भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं राजा वसीम साहब आपकी तरफ आता हूँ। नंबर्स आपके सामने हैं। एग्जिट पोल्स में जो है ना कांग्रेस की जो सीट्स थी वो इससे कई ज़्यादा थी। ख़ासतौर पे जो है जम्मू डिवीज़न में एक्सपेक्टेड था कि कांग्रेस जो है अच्छा करेगी, डेंट करेगी, क्योंकि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी भी आपके फेवर में था या बाकी कई चीज़ें आपके फेवर में थी। लेकिन वो इस वक्त ट्रांसलेट होता, एटलीस्ट जो हमारे पास इस वक्त नताइज हैं, ट्रांसलेट होता नज़र नहीं आ रहा है। एक तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि कहाँ जी, ये सवाल हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ बांडीपोरा से जो है वाहिद रफीकी साहब जो हैं जुड़े हुए हैं, पहले हम उनसे बात करेंगे। वाहिद साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बताएं। जी वाहिद साहब, बांडीपोरा का क्या अपडेट है इस वक्त, क्या रुझानात हैं और क्या नंबर्स हैं? देखिए, अगर हम बांडीपुरा की बात करें तो यहाँ पे जो काउंटिंग है वो सवेरे यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बांडीपुरा है, यहाँ पे डिक्लेयर की गई थी। यहाँ पे जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हुई थी। पहला, दूसरा और तीसरा जो चौथा राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त जो आंकड़ा आया है वो सरहदी तहसील गुरेज से, जहाँ पे नजीर अहमद गुरेजी ने जीत है वो दर्ज की है, क्योंकि उन्होंने अपने मद मुकाबल जो उनके थे फकीर मोहम्मद खान बीजेपी के, उनको हरा दिया है। इस वक्त जिस तरह से लगातार कोशिशें बीजेपी की नजरें सरहदी तहसील गुरेज की सीट पे थी, लेकिन उन्होंने जो वो बिल्कुल खो दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पे अपना खाता खोल दिया है। इस तरह से जो बीजेपी ने वहां पे जो है अपनी सबकत हासिल नहीं की। जिस तरह से हमने देखा था कि लगातार वहां पे टॉप लीडर्स थे बीजेपी के, वो वहां पे कैंपेनिंग के गए थे, लोगों से वहां पे मिले थे, वोटरां से मिले थे। लेकिन इस बीच यहाँ पे जिस तरह से एग्जिट पोल में भी दिखा दे रहा था जो बीजेपी की जो जीत है वो गुरेज से हो सकती है। लेकिन अभी जो जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी ने वहां पे अपनी हार तस्लीम की है, और इस तरह से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी वहां पे जीत दर्ज किया है। इस वक्त मैं अगर बताऊं तो बांडीपोरा में इस वक्त जो पहले और दूसरे तीसरे राउंड में लगातार जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उस्मान मजीद लीड रहे थे, आगे जा रहे थे। लेकिन जो इस वक्त चौथा राउंड चल रहा है इसमें निजामुद्दीन भट्ट आगे चल रहे हैं। इसी तरह से अगर हम संबल सोनावारी की बात करें तो वहां पे लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पे सबकत बनाई हुई है, लगातार 3 राउंड्स में वो बिल्कुल आगे जा रहे हैं। जी जी थैंक यू वाहिद इस रिपोर्ट के लिए। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे जैसे बाकी सीट्स का रिजल्ट। ये बड़ी खबर आपने जो बताई कि गुरेज से जो है जो चांसेस थे बीजेपी के कि वो अपना खाता खोलते कश्मीर में, वो डिक्लेयर हुई है सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई है। वाहिद बहुत बहुत शुक्रिया आपके अपडेट का। वसीम साहब, फिलहाल तो एक बड़ी खबर बांडीपोरा से कि कैंडिडेट जो कांग्रेस के हैं वो आगे चल रहे हैं, लेकिन वी अंडरस्टैंड कि अभी चौथा ही राउंड है जो हो रहा है, तो ये ट्रेंड्स बदलती जाएंगी। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कांग्रेस ने जो है जम्मू में वैसी परफॉर्मेंस नहीं दी है जैसी एक्सपेक्टेड थी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि जम्मू कश्मीर एक बड़े नाजुक दौर से गुजरा है। 2014 से जो आपने देखे हालात जम्मू कश्मीर में, तो तब से बीजेपी ने यहाँ पे तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं किया। तो हमने जो इलेक्शन लड़ा था इसी बुनियाद पे लड़ा था कि हम जम्मू कश्मीर को वो फिर से एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा इंडियन अलायंस को एक भारी तादाद में अक्सरियत मिली है, जो कि आपके नंबर्स भी बता रहे हैं यहाँ पे। तो हमने मुद्दों की सियासत की थी। बीजेपी के दौर में जो कश्मीर से हर कोई चीज़ छिनती गई उसके खिलाफ हमने लड़ा, हमने लोगों की आवाज़ बन के लड़ा। और जम्मू से जो नताइज मैं देख रहा हूँ अभी, मुझे लगता है कि और इम्प्रूव हो जाएंगे और इंडियन अलायंस एक मजबूत सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएगी। जी, अलायंस की हद तक तो बिल्कुल एक मजबूत सरकार बनती दिख रही है हमें अपने नंबर्स पे। इवन इफ ये नंबर्स 5-10 आगे पीछे भी हो जाएं तो कुछ खासा फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उस सवाल पे मैं वापस आ जाऊंगा। एक बड़ा पॉलिटिकली आपने उसको नेविगेट किया है कि जम्मू एक ऐसा रीजन है जहां एक्सपेक्टेड था कि कांग्रेस जो है ना इस वक्त बड़ा बेहतर करेगी, स्पेशली जो पिछले 10 साल का वहाँ पे बीजेपी का रूल है उसका नेचुरली एक एंटी इनकम्बेंसी फ़ायदा होता है। लेकिन एक चीज़ है कि वो ब्रीच नहीं हो पाया। इससे पहले भी हम सुहेल काज़मी साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी थे जो वहाँ से बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि कैंपेनिंग में जो है ना एक वो फोर्स नहीं दिखा उस कैंपेनिंग में। वो अगर कर पाते तो शायद नंबर्स इस वक्त कुछ और कह रहे होते।
आप देखिए जितनी भी हमारी नेशनल लीडरशिप है, श्री राहुल गांधी जी है, प्रियंका गांधी है और भी जितने भी लीडर हैं, हमने जम्मू में खुल के लड़ाई लड़ी है, अच्छे से लड़ाई लड़ी है। ये शायद जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं एज पर आर एक्सपेक्टेशन नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का एक तौर तरीका है काम करने का, वोट फ्रेगमेंट करने का, एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वहाँ पे उन्होंने इस तरह की एक नेगेटिव पॉलिटिकल कैंपेन चलाई, उस वजह से शायद रिजल्ट में फ़र्क आ रहा है। लेकिन आई एम वेरी होपफुल बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन ऑल द रिजल्ट्स विल कम आउट वी विल हैव अ गुड नंबर इन जम्मू एज वेल। ग्रेट। जुल्फिकार माजिद साहब, आपकी तरफ सुबह से आप लगे हुए हैं, नंबर्स देख रहे हुए हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस आप पहले बताएं, सुबह के प्रोग्राम में आप पहले सेशन में आए थे, इस वक्त जो है ना बतदरीज बहुत कुछ बदल गया, हालांकि जो ओवरऑल ट्रेंड्स हैं वो तो नहीं बदली हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है वो आगे बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर्स जो हैं जो 40 से आगे अब चले गए हैं, 43 पे इस वक्त हम देख रहे हैं, ये एक बड़ी चीज़ है जो प्रोबेबली एग्जिट पोल्स ने या हमारे जो अपने स्ट्रीट ऑन द वर्ड्स या डिस्कशंस थे उसमें ऐसा दिखता नजर नहीं आ रहा था। सो हाउ डू यू प्रिसाइजली, ये पहला सवाल इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कि आप इसको कैसे देख रहे हैं, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा धीरे धीरे और क्लोज होता जा रहा है उस 46 मार्क के? देखिए, यू आर एग्जैक्टली राइट। एग्जिट पोल्स ने तो कहीं पे 35 से आगे एनसी को नहीं दे रहे थे, तो मैं जो ये देख रहा हूं ये हाईली पोलराइज्ड मैंडेट है। आप देख लीजिए जम्मू और कश्मीर, जम्मू में भी जो पीर पंजाल और जो चिनाब रीजन है वहां से एनसी अच्छी परफॉर्मेंस लेके आई है, तो कांग्रेस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं पूरी उतरी है। आप देख लीजिए एनसी तो ऑलमोस्ट दे आर देयर, 43 पे पहुंच गए हैं, 46 मार्क पे। तो बीजेपी ने जम्मू में एज एक्सपेक्टेड दे वन ऑलमोस्ट 25 और 20 दे आर लीडिंग 25-26 सीटों पे, यही एक्सपेक्टेशन थी कहीं 25 से 30 के बीच में वो रहेंगे। लेकिन कश्मीर वैली का जो ये है वोट है वो ऑलमोस्ट एनसी की तरफ ही गया है, तो पीडीपी की भी एक्सपेक्टेशन थी कि वो कहीं 8-10 सीटों पे वो लीड देगी या जीत के आएगी, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मैंडेट जो है ये एंटायरली एंटी बीजेपी वोट जो है वो एनसी की तरफ कंसोलिडेट हो गया कश्मीर वैली में जी। जो एनसी ने बाकी पार्टीज पे या पीडीपी ने भी बाकी पार्टीज को बीजेपी प्रॉक्सीज करार देखे, ठीक, लेकिन लोगों ने सारा जो ये है वोट एनसी की तरफ दिया है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एनसी 43 पे पहुंच के तो कांग्रेस का क्या रोल रहेगा इस अलायंस में? जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो वन साइडेड ये लग रहा है, मतलब अब 2-3 सीटें और जोड़ के या 2-4 इंडिपेंडेंट्स को और मिला के एनसी 46 के मार्क तक बढ़ रही है। जी बिल्कुल, और ये पहली बार आप देख लीजिए आफ्टर 96 इलेक्शन, 2002, 2008 और 2014 में फ्रैक्चर्ड मैंडेट था तीनों इलेक्शंस में। ये पहला इलेक्शन है और वो भी यूटी इलेक्शन जिसमें कोई पार्टी ऑलमोस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी की बिल्कुल करीब है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंडेट है इन फेवर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। इट हैज बीन गिवन बाय द पीपल ऑफ कश्मीर, टू सम एक्सटेंट बाय पीपल ऑफ जम्मू। तो अब इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि अभी तक तो एक्सपेक्टेशंस थी, कल तक जो एनालिसिस हो रही थी, एग्जिट पोल हो रहा था कि हंग असेंबली होगी, उसके बाद कौन से नंबर्स और कौन सी कॉम्बिनेशंस बनेगी, लेकिन अब तो वो शायद ऐसी सिचुएशन है ही नहीं। अब ये देखना है कि एनसी जब सरकार बनाएगी, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सरकार है एनसी की, अपनी सरकार है, तो जो उनके पोल मैनिफेस्टो में थे, जो उन्होंने अपने इसमें इलेक्शन कैंपेन में लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए हैं, वो डिलीवर कैसे करेंगे? क्योंकि ये इजी नहीं रहेगा। वो एक बड़ा डिस्कशन है जो हम प्रोबेबली इस प्रोग्राम में फर्दर डिस्कस करेंगे कि गवर्नेंस कितनी आसान या मुश्किल रहने वाली है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बनाए। इसमें एक पॉइंट पे मैं एक थोड़ा पीछे चला जाऊं कि अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि ये 40 के पार जाना नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये क्यों इतना अहम है। आपको ये भी कंसिडर करना और फैक्टर इन करना पड़ेगा कि 5 सीट्स जो हैं यहाँ पे वो नॉमिनेशन बेसिस की हैं और वो डिक्लेयर अभी हुई नहीं है। तो अगर ऐसा होता है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि हमारे पास नंबर्स डिक्लेयर्ड सीट्स हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 40 से ज़ायद 1 या 2 सीट्स हैं और फिर एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दे विल गो, सो दे माइट हैव अ से
और नॉट इवन हैव ए से, दे माइट बी एबल टू एडजस्ट कि वो जो 5 सीटें हैं वो नॉमिनेशन की वो अपने साथ लाकर वो 46 नंबर पे पहुंच जाए। और बिल्कुल जैसा जुल्फिकार मांझी साहब ने कहा कि फिर देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का जो है एक प्री अलायंस इनके साथ था, लेकिन उनका रोल कैसे रहेगा इस जी। हमारे साथ शबीर साहब जुड़ रहे हैं SKICC काउंटिंग सेंटर से, उनसे पहले बराह रास्त जुड़ लेते हैं। शबीर साहब, आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। शबीर साहब, क्या अपडेट है वहां पे, क्या सूरत हाल है? देखिए यहाँ पे अभी जो है काउंटिंग का प्रोसेस चल रहा है छतोमत से, और जैसे हम जा रहे हैं कि कल जो 7:30 तक है नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ा लीड है हर मोस्ट ऑफ सीट्स पे, और इंटरनेशनल कांग्रेस के जो कार्यक्रम कर रहा है वो भी लीड बनाए हुए हैं। और यहाँ पे जो है लग रहा है कि जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स है उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस बाधाएं यहाँ पे SKICC में भी चार्जेड एटमॉस्फेयर है। अभी कुछ वर्कर आने अंदर आ रहे हैं, लीडरान भी यहाँ पहुंच गए हैं और नाराबाजी भी फायर होने लगी है। और अंदर भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हैं जिनकी ठंड दिखा रही है कि उनकी जीत नहीं हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकल रहे हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस वक्त SKICC में गलबा है और उनके काफी वर्कर्स यहाँ पे हैं, लीडर यहाँ पे हैं, नाराबाजी हो रही है, वो मूड में है। और ओवरऑल अगर हम SKICC की बात करें तो यहाँ पे काफी अच्छे इंतजाम है प्रोसेस को आसान तरीके से चलाने के लिए। शबीर साहब, शायद नेटवर्क में कुछ ग्लिचेस हैं, आपकी आवाज ठीक से हम सुन नहीं पा रहे हैं। हमारी टीम आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, हम आपसे फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जुल्फिकार मांझी साहब, आपसे बात हो रही थी कि गवर्नेंस को लेकर की बड़ा सवाल आपने उठाया कि इस सूरत हाल में ये जो नंबर्स हमारे सामने बढ़ते नजर आ रहे हैं, इस सूरत हाल में प्री अलायंस या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आगे कैसे बढ़ना चाहेगी। रोला साहब, ये डिस्कशन जो है ना, इससे पहले भी हम कर रहे थे जब हमारे नए मेहमान आए हुए हैं, तो बड़ा सवाल एक्चुअली यही है कि गोइंग फॉरवर्ड अब गवर्नमेंट बनती दिख रही है कि कौन से नंबर्स हैं जो गवर्नमेंट बना रही हैं। तो आगे सेंटर में जो है ना, पिछले 5 सालों में बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ है बातों का, बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ है वादों का, तो बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ है कई सारी चीज़ों का, जो शायद अब सामने जो है ना वो घड़ी आ गई है, कसौटी आ गई है कि परखने की। अब जब गवर्नमेंट बनेगी, सेंटर में जो है आपकी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, यहाँ जो है एक मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी जो है जिनका मैनिफेस्टो जो है ना बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट था, ऑन द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग रिव्यूइंग एवरीथिंग जो पिछले 5 साल से या पिछले 10 साल से आपकी पॉलिटिकल पार्टी नेशन वाइड बता रही थी। बट ऑन ये एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कि पूरे नेशन वाइड में जो आप हर इलेक्शन कैंपेन में आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है ना यहाँ के सिचुएशन का, यहाँ के नैरेटिव का जो है ना डिस्कशन करती रही है। और अब जो ये रिजल्ट सामने आए हैं, हाउ डू यू सी कि कश्मीर में तो एक चीज़ हो ही गई है, बट अदरवाइज पूरे नेशन में जो है इस इलेक्शन को बीजेपी के हवाले से कैसा देखा जाएगा? दैट वन प्लेस वेयर बीजेपी हैज डायरेक्टली रूल्ड फॉर अ गुड 10 years और 5 to 10 years, फाइनली जब वो इलेक्शंस और पोल्स पे गई हुई है तो नताइज ऐसे आए हुए हैं। ये चीज़ आप कैसे फेस करेंगे, या कैसा आप समझते हैं कि नेशनली इसको कैसा, क्या कोई आप इसको, हम तो ऐसे एक धचका मानते हैं, बट हाउ डू यू टेक इट? आई सी इट कि बैलेट पे जो फेयर फ्री इलेक्शंस करवाना वो साबित हो रहा है कश्मीर के इलेक्शंस को देखते हुए कि सबसे पीसफुल इलेक्शंस कश्मीर की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पीसफुल इलेक्शन करवाने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है वो हमारी सरकार को जाता है। तो दिस विल बी व्हाट आवर पार्टी विल बी रिमेंबर्ड फॉर दिस इन दिस इलेक्शन। नो डाउट इलेक्शंस, आई थिंक इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा सा उसका क्रेडिट लेना पसंद करेगी, बट आई थिंक उन हालातों को तैयार करना और इस तरह से जो भी रीजनल पार्टीज हैं उनको वो स्पेस देना, वो काम बीजेपी ने किया है।
हर एतबार से, खा वो जम्मू हो कश्मीर हो, दोनों स्टेट, दोनों खित्तों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी के कल्चर को थ्राइव करवाने के लिए जो चीज़ें लाजमी बनती थी वो सब कुछ बीजेपी ने, हमारी एलजी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की और हमारे होम मिनिस्टर साहब की काविशों का नतीजा है कि यहाँ पे हम पुरअमन और एक अलग नज़र, एक अलग हमें बैलेट में जो चेंजेस नज़र आ रही है, तो एक दिस विल बी रिमेंबर्ड कि हमारा बीजेपी ने काफ़ी पीसफुल इलेक्शंस कश्मीर में करवाए। जी बिल्कुल। अब एक और जुड़ता सवाल इससे जो जुल्फ़िकार माजिद साहब ने यहाँ पे हाईलाइट किया था कि क्या ये जो कश्मीर का वोट है, ये जो एक पार्टी में पूरा हुआ है, क्या आप इसको एंटी बीजेपी वोट समझते हैं? हाउ डू यू टेक इट? एब्सोल्युटली इट इज एंटी बीजेपी वोट विच हैज गॉन इन फेवर ऑफ एनसी, क्योंकि दो ही मेजर पार्टीज है यहाँ पे, या तो एनसी है या तो पीडीपी है। तो पीडीपी की जो एंटी इनकम्बेंसी है ना, लास्ट सरकार जो यहाँ पे थी इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो पीडीपी की थी और पीडीपी ने उस टाइम पे अलायंस किया था बीजेपी के साथ। सिमिलर सिचुएशन, ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन थी कि जो जैसे अभी एनसी कैंपेनिंग कर रही थी इलेक्शन में कि हमें जी बीजेपी को रोकना है जी, तो और वो वोट एनसी को गया। तो 2014 में पीडीपी ने एग्जैक्टली यही इसी मुद्दे पे लेके कैंपेनिंग की थी और 28 सीटें वो जीत के आई थी, लेकिन फिर जाके उन्होंने अलायंस सरकार बनाई बीजेपी के साथ। तो शायद लोग अभी कश्मीर में वो बात नहीं भूले हैं। जी बिल्कुल। तो आप देख लीजिए जो एग्जिट पोल्स की नंबर्स थे, जम्मू में तो ऑलमोस्ट सेम है, बीजेपी 25, 26, 27, 28 यही था। तो सिर्फ कश्मीर वैली में नंबर चेंज हुआ है जी। और कश्मीर वैली में जो नंबर चेंज हुआ वो एब्सोल्युटली इस वजह से है कि लोगों ने वोट दे दिया एंटी बीजेपी, और सबसे जो इनको लगा कि कौन सी पार्टी बीजेपी को रोक सकती है या बीजेपी के साथ लड़ सकती है इलेक्शन के बाद, वो उनको एनसी ही लगी। तो लेकिन अब एनसी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, इसके बाद उनको डिसाइसिव मैंडेट गया है एनसी को। राइट। आई थिंक राजा वसीम साहब ये एक इम्पोर्टेंट जी जम्मू से एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे स्क्रीन पे आ रही है, आपके स्क्रीन पे। जम्मू वेस्ट जो है ना वो सीट डिक्लेयर हुई है, अरविंद गुप्ता साहब जो बीजेपी के हैं वो जीत गए हैं 21,360 वोट से। ये जम्मू वेस्ट की सीट है जो बीजेपी के खाते में गई है। और अरविंद गुप्ता साहब जो है ना सुबह इनिशियली जब से नंबर्स आना शुरू हुए हैं कॉन्सिस्टेंटली इस सीट पे जो है ना बरतरी बढ़ाए हुए थे, और ये जो सीट डिक्लेयर हुई है 21,000 ऑलमोस्ट 21,000 वोटों से जो है वो ये सीट जीत गए हैं। तो एक और ये तीसरी सीट है जो जम्मू से अभी डिक्लेयर हुई है और ये बीजेपी के खाते में गई है। 11 जो वहाँ पे सीटें जी पुलवामा काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ हमारे रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हुए हैं। जी तारिक साहब आवाज आ रही है हमारी? जी सर आ रही है। जी तारिक साहब बताइए पुलवामा काउंटिंग सेंटर पे क्या सूरत हाल है इस वक्त, नंबर्स का क्या आदाद शुमार का क्या स्टेटस है? जी सर मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही वोट काउंटिंग यहाँ पे शुरू हुई है और बिल्कुल स्मूथ तरीके से एक आसान तरीके से यहाँ पे जो है वोट काउंटिंग हो रही है। और अगर हम बात करें अभी जो अपडेट हमारे पास है तो पुलवामा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी या यहाँ 4 कॉन्स्टिट्यूंसी पे जिला पुलवामा मुश्तमिल है। तो जिला पुलवामा की अगर हम बात करें मेन टाउन की पुलवामा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यहाँ अभी तक 9th राउंड की जो रिजल्ट आ चुका है। तो इसमें जो है पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा जो है ये 7,364 वोट से अभी लीड कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ 6 राउंड अभी तक मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम मोहिउद्दीन मीर जो है वो 9,268 वोट से अभी लीड कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम त्राल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 8th राउंड मुकम्मल हो चुका है और यहाँ जो है कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह चन्नी जो है वो 876 वोट से अभी लीड कर रहे हैं यहाँ पे। और पांपोर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पीडीपी के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है हसनीन मसूदी वो 254 वोट से अभी यहाँ पे जो है लीड कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक अच्छा माहौल है, एक खुशगवार माहौल है और यहाँ पे कैंडिडेट भी आए हुए हैं और इंतजामिया की तरफ से काफी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल सब कुछ एक खुशगवार माहौल देखने को मिल रहा है, कोई शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ जो भी है बिल्कुल एक अच्छा माहौल है यहाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस अपडेट का, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे जैसे जैसे वहां से न्यूज़ आती है। जी पुलवामा से ये हमारा अपडेट था और आपने देखा कि पुलवामा में जो है 2 सीट्स पे बड़ा पिच्ड कॉन्टेस्ट है, बड़ा क्लोज नेक टू नेक कॉन्टेस्ट है जहां बस
कई 100 वोटों का अभी फर्क है, लेकिन ये बात भी बताते चलें कि अभी कई राउंड्स का जो वोट्स हैं वो गिनने बाकी हैं, तो ये हतमी फैसला अभी इस पे इन सीट्स पे नहीं लिया जाएगा। हाँ, लेकिन यारीपोरा और पुलवामा की जो सीट्स हैं जिसमें 5,000 और 9,000 की लीड है, तो कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेट होती दिखाई दे रही है, कंसिडरिंग कि उसमें 9वें राउंड के जो हैं वोट्स गिने जा चुके हैं, तो अब फ्यू राउंड्स हैं जिनके वोट्स गिने जाने बाकी हैं। वसीम साहब, आपकी तरफ में आता हूँ। इस ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले मैं ये बात कर रहा था कि जुल्फ़िकार साहब ने बड़ी बात की है कि जैसे जैसे ये नंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस का 40 के पार ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एक सवाल अभी उठता जाता है कि कांग्रेस का उस प्री अलायंस में या कांग्रेस का गवर्नेंस और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में क्या रोल रहेगा। वी अंडरस्टैंड कि प्री पोल अलायंस है, ये जो अब नंबर्स देख के अलायंस नहीं किया गया है, और शायद कहीं ना कहीं ऐसा भी हो कि इन नंबर्स में वो रिफ्लेक्शन भी है कि जो प्री पोल अलायंस की एक रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम देख रहे हैं, वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और ये भी एक चीज़ कि साइमल्टेनियसली आज जहां बात करें जम्मू कश्मीर की, एक और स्टेट है कंट्री में जहां पे इस वक्त इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और किस तरीके से वो नतीजे हैं कांग्रेस को अगर फेवर कर जाते हैं या कांग्रेस के खिलाफ आ जाते हैं, तो वो भी बड़ा इम्पैक्ट करेगा पूरे नेशनल सतह पे जो है कांग्रेस की एक पोजीशन को लेकर। बट पिन पॉइंट वो सवाल जो जुल्फ़िकार माजिद साहब ने जो डिस्कशन उठाई है कि क्या रोल रहेगा, आप आगे जाते गवर्नेंस और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में क्या रोल देखते हैं कांग्रेस का? देखिए, हमने जब अलायंस की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो अलायंस का मकसद ये नहीं था कि हम आगे क्या करेंगे, पहले ये था कि हम बीजेपी को यहाँ से बाहर कैसे रखेंगे। अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे, वसीम साहब कत्ता कलामी माफ, हमारे साथ इस वक्त रियासी से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जुड़ रहे हैं, अगर हम उनको स्क्रीन पे इस वक्त ले पाए। जी, आवाज आ रही है? जी देवेंद्र साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, क्या अपडेट है रियासी से? इस वक्त रियासी के जो नंबर्स हैं, सीट भी एक डिक्लेयर हुई है। जी सर, देखिए, रियासी में कुल मिला के 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर बात करें गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी जो विधानसभा क्षेत्र है, ये पहली बार वोटिंग के लिए गया है। और अगर लीड्स की बात करें, ट्रेंड्स की बात करें, वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र और रियासी विधानसभा क्षेत्र दोनों में जो है भारतीय जनता पार्टी उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और बात करेंगे गुलाबगढ़ की, तो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंजीनियर खुर्शीद जो है वो इस समय बढ़ाए हुए हैं। जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट का। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। जी वसीम साहब, आप बात कर रहे थे। और हाँ, कि जब ये अरेंजमेंट बना था पहले, इसमें दोनों पार्टियों ने ये कि अपनी ईगो को साइड में रख के हम वो करें कि जिससे बीजेपी यहाँ से बाहर रहे, क्योंकि जो लोगों पर जुल्म और तशद्दुद था उससे कैसे छुटकारा मिले। तो फिर एक अलायंस हुआ, जम्मू में मैक्सिमम शेयर हमारे पास आया और कश्मीर में हमने मैक्सिमम शेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास दिया। तो एक अरेंजमेंट बने ताकि एक ऐसी एक अलायंस बनाए हम, जो फॉर्मेडेबल अलायंस बने, जो इस बीजेपी के इस ब्रूट फोर्स को एक तरह से रोके और कश्मीरी आवाम को इससे निकाले। जी, हमारे पास एक ब्रेकिंग है, एक और सीट जो है वो डिक्लेयर हुई है कठुआ से। डॉक्टर भरत भूषण जो है बीजेपी के, वो 7,958 वोट से जीत गए हैं। कठुआ की जो ये सीट है, डॉक्टर भरत भूषण बीजेपी से। एक और सीट जो है जम्मू प्रोविंस है, जम्मू डिवीजन में जो है वो डिक्लेयर हुई है और वो बीजेपी के खाते में गई है। अभी तक जितनी भी सीट जो है जम्मू प्रोविंस में डिक्लेयर हुई हैं, वो सारी की सारी बीजेपी के खाते में जो है गई हुई है। तो ये बड़ी ब्रेकिंग थी। जी सॉरी वसीम साहब। तो अब एक रिजल्ट आपके सामने है, जो ये दिख रहा है कि अलायंस को एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल रही है जिसमें एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन अच्छे से हो। जी। तो उसके बाद आप जो सवाल उठाया हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने कि ये गवर्नमेंट में कांग्रेस का क्या रोल रहेगा। देखिए, कांग्रेस का रोल गवर्नमेंट में नुमाया किरदार होगा कांग्रेस का, और एक अच्छा रोल रहेगा ताकि जो कश्मीर की फलाह और जम्मू कश्मीर की फलाह और बहबूदी के लिए काम किए जाएंगे। मगर दूसरी चीज, लड़ाई यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है, लड़ाई अब लड़नी है हमें। जी वसीम साहब, एक और ब्रेकिंग हमारी है। जम्मू नॉर्थ जो है, इससे पहले जम्मू वेस्ट जो है वो डिक्लेयर हुई थी, जम्मू नॉर्थ इस वक्त डिक्लेयर हुई है। श्यामलाल शर्मा जी सीनियर मेंबर जो हैं बीजेपी के, वो जीत गए हैं 20,700 वोट से जो है करीबन। जम्मू नॉर्थ की ये सीट है। जम्मू वेस्ट इससे पहले डिक्लेयर हुई थी, जम्मू नॉर्थ अब डिक्लेयर हुई है। श्यामलाल शर्मा जी बीजेपी, इस तरह 5 सीट इस वक्त टैली हुई है जम्मू की जो डिक्लेयर हुई है, और पांचों की पांचों जो है बीजेपी के खाते में गई है। जी वसीम साहब, सॉरी।
तो अब जो मैं कह रहा हूं कि अब जो गवर्नमेंट में जैसे इन्होंने कहा कि रोल क्या रहेगा कांग्रेस का, ये इट्स नॉट अ चैलेंज that we have agreed to many points. They had their own manifesto, we have our own manifesto, but there are some common agendas. जैसे हमारे स्टेटहुड का मसला है, हमारे तशक्कुस का मसला, हमारे पास सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स होनी चाहिए जिसके बारे में हमारे लीडर ने भी बात की है, सिक्योरिटी ऑफ लैंड हैज टू बी देयर। एक लड़ाई अब लड़नी है यहाँ से जाके, क्योंकि मैंडेट मिला है, हमने लोगों से वादे किए हैं, उन वादों पे खरा उतरना है। जैसे श्री राहुल गांधी जी यहाँ आए, उन्होंने कहा हम 1 लाख जॉब्स देंगे जो वैकेंट है अभी गवर्नमेंट सेक्टर में, हम जी एक असिस्टेंस देंगे, जो भी एक महिला होगी घर में सबसे बड़ी उनको 3,000 का एक ये देंगे हम असिस्टेंस। हम जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको फीस इतनी भरनी पड़ती है एग्ज़ाम्स के लिए, वो एक बार में फीस भरेंगे, वो सारे एग्ज़ाम्स को उनसे कैटर हो जाएंगे। ये जितने भी हमने, और जो दरबार मुंह का सिलसिला एक बीजेपी ने बंद किया था, उसकी सिर्फ आप सिग्निफिकेंस इस लेवल पर मत देखिए कि उसमें कुछ पैसे खर्च होते थे गवर्नमेंट के कि उससे दरबार मुंह होता था, लेकिन दरबार मुंह में एक कल्चरल एक्सचेंज होता था हमारे जम्मू के साथ। ये इट वाज एन अटेम्प्ट टू पोलराइज पीपल ऑफ जम्मू फ्रॉम पीपल ऑफ कश्मीर। तो उस चीज को हमने कहा कि हम दरबार मुंह को फिर से बहाल करेंगे। ये सारे मुद्दे जो हमने उठाए हैं, भरपूर एक अलायंस उस पर काम करेगी ताकि इन सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाए। जो हमने वादे किए हैं वो वादे पूरे हो जाएं ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम एक राहत देखें और जम्मू कश्मीर एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बने। वसीम साहब ने बड़ा इजीली लेआउट किया है आगे का जो वे फॉरवर्ड है, और वैसे यहाँ बैठे सभी और आप नाजरीन जो घर पे देख रहे हैं, वी अंडरस्टैंड कि ये इजियर सेड देन डन है, इतना आसान नहीं होने वाला है। जितने बड़े वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ग्राउंड पे किए। जी वसीम साहब, मैंने आपसे कहा इट इज नॉट एन ईजी फाइट। We have to fight for the statehood. We have to fight for the rights of the people of Kashmir. एक अलायंस को चलाने के लिए मुझे लगता है जो तजुर्बा कांग्रेस के पास है किसी पार्टी के पास नहीं है। अगर आप बीजेपी का दौर देखेंगे तो इन्होंने किसी को साथ चलाया ही नहीं है। कांग्रेस, हमारी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे 2004 से 2014 एक अलायंस चली पूरे यूपीए 1 एंड यूपीए 2, और यहाँ पे भी हमने इससे पहले पीडीपी के साथ हम थे कोलिशन में, उसके बाद हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन में थे। तो वी हैव ए वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग। अंडरस्टूड। इस वक्त हमारे पास कुछ पॉलिटिकल बाइट्स है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं की कुछ बाइट्स हैं, पहले वो मुलाजा फरमाते हैं। जी टेक अवे। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जो प्यार मिला है, जिस तरह से उन्होंने लोगों की खिदमत की इन 10 सालों में, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी गौरव बनाएगी। देखिए, जम्मू भारतीय जनता पार्टी का बेस है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू में लगभग क्लीन स्वीप कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का जम्मू में बहुत बड़ा परफॉर्म कर रही है, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस हो रही है। और कश्मीर में थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी अभी अपनी जो वोट बैंक है उस वोट बैंक को बढ़ा रहा हो, लेकिन अभी कमल शायद यहां भी खिलता हुआ हमें नजर आ रहा है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार मैं दोहरा हूं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी और जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बनाएगी। अपनी जगह था कि इस अलायंस को वोट पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस की बात कर रहे थे। हमें पता है यहाँ के हर एक बाशिंदे के दिल में 370 धड़कता है, स्पेशल स्टेटस धड़कता है, वो यहाँ के जवानों की बात थी, रिजर्वेशंस की बात थी। हर एक एजेंडा जो हमारा था वो पीडीपी मैच नहीं कर पाती। बीजेपी मोदी जी यहाँ आके बोलते हैं 300 सर वापस नहीं आएगा और एक्सपेक्ट करते हैं उनको लोग वोट डालेंगे। तो ये वोट पिछले 10 साल में जो कश्मीरियों के साथ गलत हुआ है उसके खिलाफ वोट है और मुझे पूरा यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी। अच्छा लग रहा है, अभी तो शुरुआत है इंशाल्लाह रहमान। और भी आप देख लीजिए, आपको ये तो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने यहाँ पे लोगों ने मुश्किलात उठाए, मसाइल फेस किए हैं, तो ये सारा कुछ है जो उन्होंने 370 जो उन्होंने खत्म किया। बीजेपी के लोग यहाँ की गवर्नमेंट चाहते हैं जो पॉपुलर गवर्नमेंट को।
नाज़रीन वेलकम बैक। जी जुल्फ़िकार माजिद साहब, आपकी तरफ आता हूँ। हमने डिस्कशन की इस बात पे कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट फॉर्मेशन है ना कैसे, कितनी मुश्किल या कितनी आसान रहेगी। एक पॉइंट जो प्रोबेबली डिस्कशन में ये भी आया है दैट शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये फ़ायदेमंद या मुस्बत रहे कि कांग्रेस के साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि सेंटर में जो एक बड़ी अपोजिशन बन के कांग्रेस सामने आई है, तो दैट इट माइट बी हेल्पफुल टू टेक अप थिंग्स इन दिल्ली, क्योंकि एक हर कोई ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि ये गवर्नमेंट जो है ना इन कॉन्स्टेंट असल रहेगी सेंटर के साथ जो बीजेपी में है, स्पेशली विद इनके जो बड़े लिमिटेड पावर्स अब गवर्नेंस में हैं, खासतौर पर ये यूटी। और हमारे पास इसकी एक मिसाल भी दिल्ली में कई सालों में आई हुई है। तो एक खासी तादाद जो है ना ऑन ग्राउंड लोगों की ये भी कह रही है कि शायद आने वाले साल जो है ना शायद उन्हीं चैलेंजेस में गुजरे जैसे दिल्ली में गुजरे हैं। तो एक तज्जिया ये भी है कि कांग्रेस जो है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा अहम रहेगा एंड दे वुड वांट टू हैव दिस अलायंस विद कांग्रेस एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, क्या कांग्रेस इसका हिस्सा रहना चाहेगा, जबकि इतने बड़े बड़े वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे किए हुए हैं और उन पे डिलीवर करना बिल्कुल आसान नहीं रहेगा। मैंडेट की बात हद तक तो ठीक है, बट द काइंड ऑफ पावर दे एंजॉय आफ्टर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट वो शायद उतना है नहीं कि जो चीज़ें उन्होंने कही बोली हैं, रिवर्सल ऑफ 370 स्टेट हुई है, सारी चीज़ें। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अख्तर साहब, अगर आप गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, क्योंकि एनसी इज ऑलमोस्ट देयर जी। तो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस अलायंस में, एनसी का तो ये है कि वी हैव टू रेस्टोर नॉट ओनली स्टेटहुड 370। जी बिल्कुल। तो इस पे तो प्री पोल अलायंस में या जब मैनिफेस्टो कांग्रेस का रिलीज हुआ था तो दे वर साइलेंट, लेकिन अब तो एनसी खुल के ये बोलेगी जी बिल्कुल, क्योंकि उनको जो वोट मिला है कश्मीर वैली में, जो वोट मिला है इसी बेसिस पे मिला है, इसी बेसिस पे मिला है बिल्कुल। तो इसके बाद क्या कांग्रेस ये अफोर्ड कर पाएगी कि वो एनसी के इस जो भी ये नारे होंगे या जो भी ये डिमांड्स होंगे उसका सपोर्ट करेंगे वो पार्लियामेंट में, जहां पे आपने कहा कि वो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। और जहां पे स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बात है, तो स्टेटहुड भी रेस्टोरेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करनी है, ना कि अपोजिशन को। बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने या होम मिनिस्टर ने कहा कि हम, रही बात कन्फ्रंटेशन की, जो जे.एंड.के गवर्नमेंट या जो भी एनसी लेड गवर्नमेंट और दिल्ली के बीच होगी, वो तो मैं वही देख रहा हूँ 370 या बाकी वाले इश्यूज पे। तो ऐसी कांग्रेस कॉर्नर्ड, तो वहां पे कांग्रेस कौन सा साइड लेगी? कांग्रेस के लिए एक डिलेमा रहेगा अब, और एनसी अब विग्रसली परस्यू करेगी। जी माजिद साहब, हमारे सामने ब्रेकिंग है। अभी जो हम बात कर रहे थे रियासी में श्री माता वैष्णो देवी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सीट है, बलदेव राज शर्मा जी जो बीजेपी से हैं उन्होंने जीता है। ऑल दो मार्जिन बड़ी थिन है, 2300 वोट से जो है वो ये सीट जीत गए हैं, बट नेवरदलेस अ विन। बीजेपी के लिए एक और सीट है जो बड़े एक्सपेक्टेड है अभी की। पहले तो ये कहा जा रहा था कि जम्मू के प्लेन्स में शायद जम्मू बीजेपी ठीक कर पाएगी और नॉट इन अदर एरियाज, बट अभी जो हमारे साथ रुझानात भी हमारे सामने हैं और उसके बाद जो रिजल्ट्स जैसे जैसे डिक्लेयर होते जा रहे हैं, बीजेपी सीम्स टू हैव क्लीन स्वीप्ड जम्मू। जी जुल्फिकार साहब, आप प्लीज। तो एक और चैलेंज जो अब एनसी गवर्नमेंट के लिए रहेगा, जैसे कि आपने कहा जम्मू प्लेन्स बीजेपी है स्वेप्ट जी, तो उनको कैसे वो इस गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक्सपेक्ट था कि कांग्रेस वहां से कोई सीट जीत के आ जाए 2, 4, 5 और उसकी रिप्रेजेंटेशन हो, और उसकी रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में रहे। तो इस वक्त तो कंप्लीटली ये लग रहा है कि वहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी और एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा एनसी गवर्नमेंट के लिए। माजिद साहब, ये गवर्नमेंट के लिए तो चैलेंज होगा ही होगा, लेकिन ये मैं ये सवाल फिर रूहुल्लाह साहब की तरफ भी ले जाऊंगा, बल्कि मैंने इससे पहले भी पूछा था, क्या ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि वो सामने एक बड़ी पार्टी बन के सामने आए हैं रीजन से, उन्होंने वोट मांगा है, एंड येट वो सिचुएशन 2014 से पहली वाली सिचुएशन हो गई थी जिसको रिवर्स करने के लिए उन्होंने कहा था कि हमें वोट दे दीजिए, कि एक पर्टिकुलर रीजन से हमेशा से यहाँ पावर होता आया है, और 10 साल इतनी बात और इतनी मेहनत करने के बाद बीजेपी फाइंड्स इटसेल्फ इन द सेम सिचुएशन कि लोगों का वर्डिक्ट ऐसा है कि पावर फिर से एक पर्टिकुलर रीजन से आ रहा है। देखिए 2014 और 2024 में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी इज ऑलमोस्ट देयर। उस टाइम पे 25 पे थे, अभी लीड 27 पे कर रही है जी। लेकिन उसका ये एक रीजन ये भी है कि उस टाइम जम्मू में 37 सीट्स थे, अब 43 है जी। तो बीजेपी ना तो डाउन हुई है जम्मू में, ना तो अप हुई है जम्मू में जी। लेकिन कश्मीर वैली में उनके लिए एंट्री करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। उन्होंने बहुत यहाँ पे मेहनत की, बहुत इन्वेस्टमेंट भी की, टाइम, प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी बार यहाँ आए,
पिछले 5 साल में भी, या होम मिनिस्टर, बाकी लीडर बीजेपी के आते रहे यहाँ पे। लेकिन इस टाइम पे जो वोट मिला है एनसी को, इट इज एंटी बीजेपी वोट, और एंटी बीजेपी वोट जो है वो एनसी को मिला है। और उसमें कांग्रेस में देख रहा हूं, कांग्रेस इज कॉर्नर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। उनको आई थिंक कांग्रेस के हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ हैं, डायरेक्टली सवाल तो हो ही गया है। एक्चुअली मैं जब अभी कह रहा था तो मैं उसमें ऐड करना चाहता था, मगर इनने एक सवाल उठाया। देखिए, कॉर्नर्ड नहीं है कांग्रेस, ये आपको लग रहा है। क्यों? एक फॉर्मेशन बनी ही थी कि हम बीजेपी को बाहर रखेंगे, इसीलिए एक फॉर्मेशन बनी थी। एंड वी आर हैप्पी दैट वी हैव मेड इट एट द एंड ऑफ द डे। हमारे पास एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टनर होके हम एक गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन आप देखिए ना, स्थिति क्या थी जम्मू कश्मीर की। कश्मीर में हालात कितने खराब थे, जम्मू में हालात खराब थे। और अगर आप देख रहे हैं जम्मू में, द रिजल्ट्स आर लिटिल बिट सरप्राइजिंग फॉर अस, बट वी हैव एक्सपेक्टेड वेरी गुड नंबर्स फ्रॉम जम्मू एज वेल। बट लेट्स सी हाउ द डे अनफोल्ड्स। एट द एंड ऑफ द डे लेट्स सी कितनी सीटें हमारे पास आएंगी। मैं फिर से यही कहूँगा कि यह हम जो बेसिक मुद्दा था हमारा कि बीजेपी ने जो तबाही और बर्बादी यहाँ की है उसको अंडन कैसे किया जाए, और उसमें हम उनको पहले बाहर निकालें। और मैंने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई, ये तो दिस इज हाफ ऑफ द बैटल, हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन ऑलरेडी। हमने जीती है वो लड़ाई, मगर अब लड़ाई लड़नी है। अब शायद सड़कों पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की बात की थी मेरे अभी काबिल दोस्त ने, देखिए, वादे का भी कोई मान रखो आप हर टाइम पे। द डे आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड एंड द सेम टाइम द स्टेटहुड वाज टेकन अवे, द प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज मेड कि हम जल्द से जल्द वहाँ पे स्टेटहुड को रेस्टोर करेंगे। पहली चीज़, तब रीज़न दिया गया था कि हालात ख़राब है। लेकिन उसके बाद जल्द बाद आफ्टर 6 months और ईयर, 6 months तो क्लैंप डाउन ही था। 1 साल के बाद उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग इज हॉन्की डॉरी इन जम्मू एंड कश्मीर, एवरीथिंग इज नॉर्मल। देन उनको वो अपना जो प्रॉमिस था उसको रियलाइज करना था कि नहीं, अगर हम क्लेम करते हैं ऑन वन साइड वी आर क्लेमिंग दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल इन जम्मू एंड कश्मीर, सो व्हाट वाज द हर्डल कि वो स्टेटहुड को नहीं दे रहे थे। अगर आज 6 साल हुए हैं, एक एलजी का शासन चल रहा है, जो देखिए, आप देखिए, अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं है, लोगों को अपनी रिप्रेजेंटेशन कहीं नहीं थी, इलेक्शन से दूर रखा गया 10 साल। तो अगर उनकी क्लेम्स जेन्युइन थी कि हालात ठीक हुए, तो स्टेटहुड रेस्टोर क्यों नहीं हुए? और उसके बाद आज तक प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के एन नंबर ऑफ विजिट्स हुए जम्मू कश्मीर में। इससे कोई मतलब कि कोई छुपी बात नहीं। वो आते हमारे सामने एक और कता कलामी माफ, हमारे सामने एक और ब्रेकिंग है। उधमपुर ईस्ट जो है वो सीट जो है ना वो डिक्लेयर हो गई है। रणबीर सिंह पठानिया बीजेपी से जो हैं वो 2000 वोट से जीत गए हैं। आई थिंक ये दूसरी सीट है जम्मू डिवीजन से, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, उधमपुर ईस्ट जो है रणबीर सिंह पठानिया बीजेपी से वो 2000 वोट से जीते हैं। ये भी एक पॉइंट प्रोबेबली नोट करके रखेंगे कि पिछली जो 2 सीट्स हमने देखी हैं जम्मू डिवीजन में जो बीजेपी ने ली है काफ़ी थिन मार्जिन पे ली है। सो प्रोबेबली गोइंग फॉरवर्ड वोट परसेंटेज पे भी एक डिस्कशन रहेगा। लेकिन वसीम साहब आप प्लीज कंक्लूड करें। तो यही है, अगर होम मिनिस्टर यहाँ आते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं, हर टाइम पे आके वादा करते हैं जी बहुत जल्द, जैसे वो छोटे बच्चे को टॉफी आप दिखाते हैं, देते नहीं है, वही स्थिति बन गई है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। ये आप लोग भी बोल रहे हैं, आप क्लेम करते हैं हमने इलेक्शन अच्छे किए, हमारे हालात ठीक हैं, चलो एवरीथिंग इज ऑल राइट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टेटहुड क्यों आप लोगों को इस तरह मजाक बना रहे हैं लोगों का? उनको स्टेटहुड जो उनका राइट है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं वोट शेयर का, मैंने कहा ना जो एक्सपेक्ट हम रिजल्ट जम्मू से कर रहे थे। जी वसीम साहब हमारे साथ शबीर साहब जुड़ रहे हैं, एक अपडेट है शोपियन से। शबीर साहब आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। जी शबीर साहब, क्या सिचुएशन है इस वक्त काउंटिंग सेंटर शोपियान में? हाँ सर, शोपियान की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एक जैनापुर शोपियान, दूसरी शोपियान। तो शोपियान से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर शबीर अहमद गुले जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो 1774 वोट से आगे चल रहे हैं। और ट्रेलिंग में है AIP बैकर कैंडिडेट राजा वहीद जो 1774 वोट से पीछे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर है NC के राजा रफी शेख साहब जो 3057 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो अगर हम बात करें जैनापुरा की, जैनापुरा वची कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो लग रहा है कि जैनापुरा वची कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट है वो NC के खाते में जा रही है। जैसे कि सुबह से ही बढ़त बनाई हुई है शौकत हुसैन गनाई साहब, जिससे जो अभी लीड कर रहे हैं 8438 से। तकरीबन 10 राउंड हो चुके हैं, अब 3-4 राउंड बाकी है जिसमें माइग्रेट वोट्स को काउंट करना है। तो उसके दूसरे नंबर पर जो ट्रेलिंग में
है एजाज मीर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, वो 8,438 वोट से ट्रेल कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर है पीडीपी के गुलाम मोहिउद्दीन वानी। तो जहां तक अभी का जो अभी रुझानात आ रहे हैं यहाँ 2 सीट्स पे, तो एनसी के खाते में एक सीट जाती नजर आ रही है। जी शुक्रिया शबीर साहब, शुक्रिया। रूला साहब, आई थिंक वसीम साहब ने तो क्लियरली कहा है कि आगे जाके हमने पीपल अलायंस भी बहुत इन सारे मुद्दों पे बात की थी, दे हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, वो सारी चीजें। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं फिर से, ये वोट जो मिला है कश्मीर में या जम्मू में, इंडियन अलायंस को मिला है। हमने भरपूर, जहां पे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स थे, भरपूर हमने काम किया। पूरी जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स थे सब ने मिलकर काम किया। और हर जगह आप देखें, श्री राहुल गांधी जी यहाँ आए, सोपोर में रैली की, उन्होंने शालटेंग में रैली की, यहाँ आए तो श्रीनगर में रैली की, जम्मू में गए, हर जगह उन्होंने अलायंस के लिए वोट मांगा। उन्होंने कहीं कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगा, उन्होंने हर जगह अलायंस के लिए वोट मांगा। और अलायंस में आप देखें, इट इज इम्परेटिव अपॉन बोथ द पॉलिटिकल पार्टीज टू बी लॉयल टू ईच अदर व्हेन यू आर इन एन अरेंजमेंट एंड द कॉज इज बिगर। The cause was to bring back the lost dignity of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज कहा जाता था, आज उसके पास स्टेटहुड नहीं है। It was a fight for that. It is not fight. This fight is not for कि मुझे ये मिनिस्ट्री मिले, इतनी मिले, ये मिले। और एक और चीज़ जो हमारे मैनिफेस्टोज है, एनसी का एक मैनिफेस्टो है, हमारा एक मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो प्री पोल अलायंस का मतलब ये नहीं है कि इट इज़ अ मर्जर ऑफ दैट मैनिफेस्टो। अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं, कॉमन एजेंडा पे काम करेंगे। जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, जो जवान बेरोजगार है उनके रोजगार के लिए, जो महिलाएं परेशान हैं उनके लिए, जो जितनी भी हम अच्छे काम कर सकते हैं उसके लिए हम मैनिफेस्टोज पे भी आएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं रूला साहब की तरफ आऊँगा। रूला साहब, क्लियरली वसीम साहब ने जो बताया कि हमने एक लेआउट, एक चार्ट आउट प्रोग्राम किया है, अब सड़कों पर आएंगे, चीज़ें नहीं हुई तो सेंटर में आपकी सरकार, न सिर्फ सेंटर में आपकी सरकार है, यहाँ पे भी आप एक बड़ी अपोजिशन के साथ यहाँ पे बैठेंगे। तो ये जो आगे आने वाले चैलेंजेस दरपेश हैं, इनकी बड़ी, जैसा आपने इससे पहले भी कहा, नई स्मार्ट सिटी जो बनी है उसकी फुटपाथ बड़ी हैं, ये वहां पे बैठ सकते हैं। जी चले, ये तो एक वो तो सही है, मेरे भाई ने कहा फुटपाथ बड़े हैं। मैंने दुनिया में पहली जगह, मैं भी बहुत जगह घूमा हूँ, रोड सिंक होते हुए देखे हैं और फुटपाथ बड़े हैं। आप रोड्स को यूनिफॉर्म बनाने के लिए उनको ये नून में नुक्ता निकालने की बात है। इन्होंने मेरे विजन ऑफ वसीम साहब ने अभी बात की कि ट्रस्ट और पावर शेयरिंग वगैरह। खैर बहरहाल ये देखा जाए कि ये लोग आपस में कैसे रह पाते हैं। अपने मेहमानों, पहले रोला साहब उस सवाल का जवाब कि क्लियरली कांग्रेस जो है ना अपना होमवर्क करती हुई दिखाई दे रही है कि उन्होंने होमवर्क किया है, दे एंटर्ड वो। अब हम उसको किस मानों में या कोई और किस माने में ले, दे टेक इट एज अ विक्ट्री। उनका एक बकौल उनके कि हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ पे बीजेपी का जो है ना उनकी एंटर उनको ना होने देना है। और आई थिंक दैट फर्स्ट थिंग हैज़ बीन अचीव्ड। तो अब दूसरी चीज़ जो बड़ी चीज़ रहेगी उसमें बड़ी कश्मकश रहेगी। उसमें मेरा आपसे सवाल था कि इनका कहना यह है कि अगर सिचुएशन वहाँ आ जाती है कि हमें सड़कों पे आना पड़े, धरना देना पड़े, हम इन तमाम ये जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने जितनी चीज़ें बोली हैं, हम उनके लिए सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। आप अपोजिशन में होंगे, सेंटर में आप गवर्नमेंट में हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि आने वाला टाइम जो है ना गवर्नमेंट के साथ कैसा गुजरने वाला है? इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपस में अच्छे से रहें। एलजी साहब हैं, and let's see they do their good teamwork। और ओवरऑल जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब, ओवरऑल जो भी हमारी पार्टी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट, यूटी और यहाँ के लोगों के लिए, वी आर देयर विद देम। इंसाफ कैसे होगा? आपने लोगों के मैंडेट को फ्रैगमेंट करने के लिए 5 आप बोल रहे हैं कि हम नॉमिनेट करेंगे। और कल मैंने एक बीजेपी के लीडर का बयान सुना, वो ये 5 बीजेपी से होंगे। मुझे बताइए, एक डेमोक्रेसी में आप 5 लोगों को नॉमिनेट करेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए वोट कर सकते हैं किसी के लिए। दैट इज कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक। एंड बिलीव मी, you have taken people of Jammu and Kashmir for the right, but people of Jammu and Kashmir have come out and voted against you, and they have given mandate to the Indian alliance। ऐसा मैंडेट दिया है कि अब जिम्मेवारी अलायंस पे है। हमने जो मुद्दे उठाए हैं, हमने जो, और हमारे जो मैनिफेस्टो में 2000 गारंटीज
वो सिर्फ ऐसे नहीं हमने मैनिफेस्टो में रखा है, दीज आर द गारंटीज पहले सेंटर में तो आप फिर गारंटीज को लेके आगे चला जाए। मैं सर आपसे बात करना चाहूंगा, हमारे जुल्फकार साहब हैं, लड़ाई की बात रही, रोल की बात रही, लड़ाई पार्लियामेंट में कांग्रेस लड़ेगी क्योंकि वहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी है, वहाँ पे एक स्ट्रांग ऑपोजिशन है, जम्मू कश्मीर में एक अरेंजमेंट हुआ है, अब पोस्ट पोल इस पे जितने भी एजेंडाज ऑफ अलायंस है वो लिखे जाएंगे और उन पे भरपूर काम किया जाएगा। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ यहाँ से, ये गवर्नमेंट आपने बनाई है, इंशाल्लाह जब ये गवर्नमेंट काम करेगी तो आपके लिए काम करेगी और जितने भी आपके मुश्किलात हैं उनको हल करने की भरपूर मेहनत करेगी। जी, आई थिंक इस पॉलिटिकल बैक एंड फोर्थ से प्रोबेबली जुल्फिकार साहब आपकी तरफ आता हूँ टू पुट सम सेंस इनटू दिस डिस्कशन और इसको एक तरफ ले जाने के लिए कि आगे आने वाले गवर्नेंस के बारे में तो वो बात चलती रहेगी, लेकिन इस वक्त जो बड़ी बात हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, कमिंग बैक टू द नंबर्स, कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, जो किसी भी एग्जिट पोल में उतने नंबर्स उनको नहीं मिल रहे थे, वो एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर, आई मीन उतना नॉर्मली इलेक्शंस में तो ये बहुत बड़ा मैंडेट नहीं है, फ्रैगमेंटेड है, बट कंसिडरिंग जिस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन अब हो रहे हैं, 10 साल के बाद हो रहे हैं, उसमें 2019 का भी एक हिस्सा है, उसके बाद ये जो नंबर्स हैं ये एक बड़ा नंबर ही कहा जा सकता है। तो इसमें आई वॉन्ट यू टू कम इन कि अभी जो अब अरेंजमेंट्स होने वाले हैं या जितनी भी सारी चीज़ें गवर्नमेंट फॉर्मेशन की हैं, ऑल्दो ये भी एक बात है कि गवर्नमेंट के पास शायद उतने पावर्स अब रहे नहीं हैं स्टेटहुड, बट कमिंग बैक टू एक बहुत बड़ी चीज़ है ये अरेंजमेंट, जिसका मैं कह रहा था कि ये जो बड़े वादे किए गए हैं इनमें यूनिलैटरली कुछ किया नहीं जा सकता। सो व्हाट इज इट कि आप देख रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे इस मैंडेट को ना फिर आगे लेके, बिकॉज नाउ दे हैव टू फेस द पीपल। आप कह रहे हैं एंटी बीजेपी है, वो भी समझ गए, आपने कहा 370 पे वोट है, वो भी समझ गए, आपने कहा जी स्टेटहुड के लिए वोट है, बट वो सारा यूनिलैटरली नहीं हो सकता जो रूला साहब ने कहा, ये सारा एनसी नहीं कर सकती या ये कांग्रेस नहीं कर सकती, इवन एट स्टेट लेवल और अ कंट्री लेवल इट हैज टू पास थ्रू अ प्रोसेस। सो हाउ डू यू सी दैट, व्हाट्स गोइंग टू बी दैट अरेंजमेंट? देखिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में अब कोई प्रॉब्लम नहीं गवर्नमेंट तो, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट वन थिंग कि ये यूटी गवर्नमेंट जो है इसमें इट हैज़ लिमिटेड रोल, लिमिटेड पावर्स जी। तो बहुत सारे इश्यूज में जो मैक्सिमम इश्यूज है उसमें तो कन्फ्रंट ही करेगी ये दिल्ली के साथ, क्योंकि दिल्ली में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे भी बीजेपी एक स्ट्रांग अपोजिशन रहेगी असेंबली में। उसके बाद ये देखना है कि जो एनसी गवर्नमेंट होगी, अब उमर अब्दुल्ला साहब भी शायद चीफ मिनिस्टर होंगे क्योंकि ही इज द सीनियर मोस्ट लीडर इन एनसी, तो ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग द गवर्नमेंट, 6 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं एंड ही हैज मैच्योर्ड एज अ पॉलिटिशियन सिंस देन। बिल्कुल। तो देखिए कन्फ्रंटेशन, जैसे ये हमारे दोस्त बता रहे थे दोनों पार्टी से कि लाल चौक में बहुत जगह है धरने के लिए, तो अगर ये धरने वाला सिस्टम ही चलता रहा तो लोगों के कोई छोटे मोटे मसाइल भी हल तो होंगे नहीं। तो इसीलिए आई एक्सपेक्ट जो लोगों ने मैंडेट दिया है, जो लोगों ने वोट दिया है, उन्होंने उनके छोटे छोटे मसले हैं बिसाइड जो बिगर पॉलिटिकल इश्यूज है, स्टेटहुड 370 जो भी बाकी चीज़ें हैं, बिसाइड दैट जो लोग 6 साल से विदाउट इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी कोई फरियाद नहीं सुन रहा था, ब्यूरोक्रेटिक रूल था, तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा एनसी को कि हाउ दे विल बैलेंस, क्योंकि वो चुप भी नहीं बैठ सकते पॉलिटिकल इश्यूज पे, उसी पे तो वो इतना मैंडेट लेके आए हैं। जी बिल्कुल। आई मीन इसमें एक ज़मीनी सवाल वसीम साहब आपसे भी है कि नाउ दैट व्हेन वी सी फाइनली कहाँ पे बैठता है ये नंबर, तो इफ़ एनसी इज़ वेरी क्लोज टू 46 नंबर, तो कांग्रेस क्यों ये रिस्क लेना चाहेगी? जैसा आपने कहा दैट योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू सी बीजेपी आउट ऑफ दिस थिंग, वो तो हो गया है, वो तो एनसी ने आप कहें सिंगल हैंडेडली कर दिया है, तो आप इतना बड़ा कांग्रेस इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेगी कि जहां फिर मैं उसी सवाल पे आ जाता हूं कि जहां वो एनसी के मैनिफेस्टो और उनके बड़े बड़े वादों के लिए अपने आप को जेपरडाइज या अपने आप को उस चैलेंजिंग सिचुएशन में क्यों डालेगी जहां एनसी को शायद 3 या 4 सीट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 6 सीट्स की ज़रूरत हो, जो वो शायद नॉमिनेशन से भी फिर पूरा कर सकते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड इज देयर एनी चांस कि कांग्रेस जो है ना इस पूरे चीज़ से हट के बाहर आ जाए और देन स्टार्ट फोकसिंग एंड थिंकिंग कि इसकी लाइबिलिटीज़ इस कोalition की बहुत ज़्यादा हैं, जो शायद जिसकी इम्प्लीकेशंस नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हों? डू यू सी दैट हैपनिंग इन? हमने जब पहले ही कहा इलेक्शन से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी का एक मंशूर होता है, we are a political party, we have to fight elections, we have to work for the people in any part of the country. यहाँ पे एक कॉमन एजेंडा बनेगा
अलायंस जब गवर्नमेंट बनाएगी, कॉमन एजेंडा बनेगा, हमारे मैनिफेस्टो की चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनिफेस्टो की चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, जो लोग हित में होंगी वो सब किया जाएगा विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ आवर कंट्री। जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन पे काम किया जाएगा। मैंने कहा आपको कि हमें दिल्ली में भी लड़ाई लड़नी है और स्टेट में भी लड़ाई लड़नी है। तो दिल्ली में लड़ाई कौन लड़ेगा? दिल्ली में कांग्रेस पार्लियामेंट में स्ट्रांग है, अभी ऑपोजिशन स्ट्रांग है, तो वहाँ पे जो हमारे ऑपोजिशन लीडर है श्री राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगी। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट जो पैरेलल एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन बन के काम करेंगे और उसके बाद जो हमारे सेंटर से जो चीज़ें मांगनी है, सेंटर से जो चीज़ें लेनी है, जो हमसे चोर दरवाज़ों की से छीन के लिया गया, उनके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। इट विल बी ए पैरेलल प्रोसेस गोइंग ऑन सो दैट at least some sort of relief will be brought to the Jammu and Kashmir, statehood will be brought back, and it is not about being liability, एक दूसरे पे liability बनना। यहाँ पे मिलजुल के काम करना पड़ेगा और एक ऐसे वातावरण में काम करना पड़ेगा जो स्मूथ होगा, बड़ा ही अच्छे खुशगवार मौसम में काम करना पड़ेगा। और जिम्मेदारियां तो बहुत हैं, मैं इनसे एग्री करता हूं हमारे जुल्फकार साहब से कि जिम्मेदारियां बहुत हैं, वादे किए गए हैं लोगों के साथ, लेकिन उन सब वादों को अमलाया जाएगा। और मैं इस चीज़ को आपकी यकीन दहानी करना चाहता हूं, राइट फ्रॉम द डे गो हम काम करना शुरू करेंगे और जो भी मसले मसाइल हैं उन पे पूरा काम करेंगे और लोगों को राहत देने के लिए काम करेंगे। आई थिंक फेयर एनफ क्लियर, आपने अपना पॉइंट बिल्कुल वाज़ेह तरीके से सामने रखा है। रोला साहब, बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है बीजेपी के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज के उन्हें बहुत सारा काम करना है पूरी वादी में, जहां जम्मू में आपने जी नाजरीन माफ़ी चाहते हैं, इस वक्त जो है रेगुलर हमारी जो न्यूज़ का वक्त हुआ चाहता है, तो हम ब्रेक लेंगे खबरनामे के लिए और खबरनामे के बाद जो है आपके साथ